और ये आर इसके आर के ऊपर जाएगा। देखो ऐसे 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 फोल्ड कर लो इसको, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लो, अबाउट दिस लाइन ऐसे फोल्ड कर लो। ये आर इस आर में जाएगा, ये आर इसमें आर में जाएगा, ये आर इस आर में जाएगा। समझ आया बात? तो मतलब जो पॉइंट, जैसे कि ये डी पॉइंट बी पॉइंट के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, जो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, जो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, और देखो ये पॉइंट भी हमें नहीं पता, तो खुद से मान लेते, चलो एक को सी मान लेते और एक को डी मान लेते खुद से। तो ये VC होने से ये भी VC हो जाएगा, बट ये VC होने से क्या ये VC होगा? नहीं। तो इधर पे कुछ अलग पॉइंट का नाम दे दो, दैट इज VD दे दो, और इस पॉइंट में भी क्या दे दो? VD दे दो। ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट ऐसा दे दिया। तो हमारे पास कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट तो वो लोग ने दिया था, दैट इज A और B, और A और B के बीच में हमें निकालना है, मतलब A और B के बीच में बैटरी लगा। तो बच्चों लेक्चर नंबर 10 में आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्री रूल को। कैसे एक, अगर तुम्हारे पास रेजिस्टेंस का सिस्टम दिया हुआ है, एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें जो भी तुम्हारा रेजिस्टेंस है वो सिमेट्रिक है, या तो मिरर सिमेट्री हो सकता है या तो फोल्डिंग सिमेट्री हो सकता है। 2 टाइप के हम लोग क्या सीखेंगे? सिमेट्री रूल सीखेंगे, जिससे तुम्हारा क्या हो जाएगा, जो सर्किट है वो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है बच्चों, लास्ट क्लास हम लोग ने सीरीज, पैरेलल और करंट डिवीजन कैसे होता है सब कुछ हम लोग ने सीख लिया था। साथ में हम लोग ने PYQ को किया था, और साथ में हम लोग ने बहुत अच्छे किताबों का क्या किया था, क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आज हम लोग सबसे पहले कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालना है। जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तुमने सीख लिया निकालना, उसी तरह अभी इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी तो पूछ सकता है ना, तो कैसे सीरीज में और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी निकालना है, वो बात को आज हम लोग समझेंगे सबसे पहले, और फिर हम लोग सिमेट्री रूल को खत्म करेंगे। सिमेट्री रूल में 2 सिमेट्री है, मिरर सिमेट्री एंड फोल्डिंग सिमेट्री। दोनों को बढ़िया से हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे, और साथ में बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन भी उसका प्रैक्टिस करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की लेक्चर। इसमें देखोगे हमारे पास है 2 वायर ऑफ सेम डायमेंशन बट डिफरेंट रेजिस्टिविटी। अलग अलग रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी कब चेंज होता है तुम्हें पता है? रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। मटेरियल अगर चेंज करोगे तो ही रेजिस्टिविटी क्या होगा? चेंज होगा। तो हमारे पास 2 वायर है जिनका क्या है, सेम डायमेंशन है, मतलब लेंथ और एरिया सेम है, बट रेजिस्टिविटी अलग अलग है, कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट हुआ है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक रेजिस्टेंस, और ये है हमारे पास दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों रेजिस्टेंस है, बट इसमें क्या हुआ रहा है, इसमें क्या हुआ, लेट्स से इसका रेजिस्टेंस R1 है, क्योंकि रेजिस्टिविटी अलग है ना, और इसका रेजिस्टेंस है R2। इसका रेजिस्टिविटी लेट्स से ρ1 है, इसका रेजिस्टिविटी कितना है, लेट्स से ρ1 है, और इसका कितना है, ρ2 है। तो हमने क्या किया, इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये सीरीज कनेक्शन है क्या? यस। क्यों? क्योंकि इधर से जितना करंट जाएगा वही करंट इधर से भी क्या होगा, फ्लो होगा। अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये सीरीज में है। ठीक है, दोनों रजिस्टर से सेम करंट पास हुआ है, इसके वजह से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं कि ये सीरीज कनेक्शन है। और अगर ये सीरीज कनेक्शन है तो तुम्हें पता है कि R इक्विवेलेंट अगर तुम्हें लिखना है, R इक्विवेलेंट अगर तुम लिखोगे तो तुम क्या कितना लिखोगे, R1 प्लस R2 लिखोगे। क्या लिखोगे? R1 प्लस R2। ठीक है, अच्छा इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम भी बना लो। हमेशा मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में यही सिखाया था कि इक्विवेलेंट अगर तुम सर्किट नहीं बनाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। ठीक है, अच्छे से सॉल्व नहीं होगा, पूरा समझ के नहीं होगा, सिर्फ फॉर्मूला से नहीं होगा। ठीक है, तो मैं क्या किया, मैंने इधर पे क्या किया कि इसका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना दिया। ठीक है, अच्छा अब ये जो इक्विवेलेंट तुमने बनाया इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा, तो इसका रेजिस्टिविटी हो जाएगा रो इक्विवेलेंट। ठीक है, यही हमें निकालना है, रो इक्विवेलेंट निकालना है। अगर ये ρ1 है, ये ρ2 है, तो रो इक्विवेलेंट कितना होगा। अच्छा और भी एक चीज है, क्या R इक्विवेलेंट तुम लिख सकते हो? देखना अभी मैं तुम्हें थोड़ा फील देता हूं कि ये अगर तुम देखोगे ये कंडक्टर एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर ही होगा। ठीक है, ये जो वायर है हमारे पास जो दिया गया है वो एक सिलेंड्रिकल ही होगा। तो इसको जब तुम सीरीज में कनेक्ट करोगे, देखो ये तुम्हारा रेजिस्टेंस नंबर R1 है, जब इसको तुम क्या करोगे सीरीज में दूसरा कंडक्टर के साथ जब कनेक्ट करोगे तो तुम्हें यह नहीं लगता कि इसका लेंथ L है और इसका भी लेंथ कितना है, L है। जब इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाओगे तब उसका लेंथ जो आ जाएगा ना वो कितना हो जाएगा, ट्वाइस L हो जाएगा। बट एरिया सेम होगा क्योंकि सीरीज में लगा हुआ है, तो दोनों का एरिया अगर देखोगे ना, देखो दोनों को प्लस अगर करोगे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया सेम ही रहने वाला है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर इसका भी A है, इसका भी A ही होगा और इसका भी क्या हो जाएगा, A होगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कुछ चेंजेस नहीं आएगा।
वो सेम ही रहेगा, लेकिन तुम अगर देखोगे तो लेंथ क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। ये बात को याद रखना, ठीक है। लोगों को ये ही याद नहीं रहता है, ठीक है। ये जब याद हो जाएगा तुम्हें कि इधर पे लेंथ का चेंज आएगा, मतलब आर इक्विवेलेंट जब लिखोगे ना, देखो इधर पे आर इक्विवेलेंट जब लिखोगे तब तुम्हारा रो इक्विवेलेंट, देखना आर इक्विवेलेंट जब लिखेंगे तो रो इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। इसका रो 1, इसका रो 2, बट इसमें क्या लिखोगे, रो इक्विवेलेंट, ठीक है। अच्छा, लेंथ कितना लिखोगे, रो, तुम्हें पता है ना रेजिस्टेंस इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, रो एल बाई ए लिखते हैं, रो 1 एल बाई ए, ठीक है। इसमें क्या लिखोगे, क्योंकि रो इसका अलग है बट लेंथ और एरिया तो सेम ही है ना, तो इसलिए ऐसे लिख सकते हैं। बट इसको जब लिखोगे ना तब तुम्हारा आएगा रो इक्विवेलेंट, ठीक है, और लेंथ आएगा ट्वाइस एल डिवाइडेड बाई ए, ठीक है। इस चीज को हम लोग इधर पे लिखते हैं रो एल बाई ए, एल के जगह में ट्वाइस एल आ जाएगा। इसका आएगा कितना बोलो, एल बाई ए, और इसका कितना आएगा, रो 2 एल बाई ए। सब कुछ मैंने लिख दिया, सब कुछ को कैंसिल आउट करो तो इधर से तुम्हें मिल जाएगा रो इक्विवेलेंट इक्वल टू रो 1, देख लो रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2। देख लो कितना आसान है, ठीक है। रेजिस्टेंस हमें आता है तो उसके साथ इसको कंपेयर करके तुम सीख सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो R1 प्लस R2 होता है, बट रेजिस्टिविटी अगर देखोगे तो कितना होता है, रो 1 प्लस रो 2 बाई 2 होता है। तो ऐसे करके तुम्हें याद रखना है, ठीक है। चलो इसका पैरेलल भी करके देखते हैं कि क्या होता है इसमें, ठीक है। पहले इसको नोट कर लेना अच्छे से, अगर समझ नहीं आया तो और एक बात देख सकते हो कि इधर पे L और L जब इक्विवेलेंट करोगे तब ये ट्वाइस L हो जाएगा, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस जो आएगा उसमें ट्वाइस L बिठाना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखो, हमारे पास फिर से क्या है, इस बार सेम रेडियस, मतलब एरिया सेम है, हैविंग डिफरेंट लेंथ, अच्छा अलग लेंथ का है, ठीक है। एरिया सेम है बट अलग लेंथ का है और सीरीज में ही लगाया गया, मतलब सेम चीज है, सेम चीज है, बस हमें क्या करना है, इस बार लेंथ को अलग करना है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत चेंजेस आएगा, वो चीज हम लोग देख लेते चलो। जैसे कि ये एक कंडक्टर है, ठीक है, इसका लेंथ है L1, ठीक है। इसको जब मैंने दूसरा एक वायर के साथ कनेक्ट किया जिसका लेंथ है L2, बट इनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, क्योंकि सीरीज में लगाया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो इनका जब एक बनाओगे ना इक्विवेलेंट, इनका जो आर इक्विवेलेंट जो बनाओगे ना, तब तुम्हें इसका लेंथ को कितना पकड़ना पड़ेगा, L1 प्लस L2, ठीक है। क्योंकि उसका लेंथ L1 था और इसका लेंथ L2 है, तो दोनों को प्लस करने से, क्योंकि सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट को क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट लिखेंगे ना R1 प्लस R2, तो उसमें लेंथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा R1 प्लस R2। तो इसमें क्या आएगा, इसमें हमें अभी सिर्फ लिखना है, क्या लिखना है कि आर इक्विवेलेंट अगर लिखोगे आर इक्विवेलेंट तो आएगा रो इक्विवेलेंट, देखो इसका तो रो 1 है, इसका तो रो 2 है, ठीक है, और इसका जो है वो रो इक्विवेलेंट है। तो रो इक्विवेलेंट जब लिखोगे, ये जब आर इक्विवेलेंट लिखोगे तब आएगा रो इक्विवेलेंट, और लेंथ के जगह में आ जाएगा L1 प्लस L2, और एरिया तो सेम ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे कनेक्ट किया ना तो एरिया में कोई चेंजेस नहीं आया। इसको अगर पैरेलली कनेक्ट करते तो एरिया ट्वाइस हो जाता, तब लेंथ सेम रहता। और R1 के जगह में क्या लिखोगे, इधर R1 आएगा, R1 क्या आ जाएगा, रो 1 L1 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, एरिया, और R2 क्या आ जाएगा, रो 2 L2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, A2 आ जाएगा, ठीक है। इधर से अगर तुम देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट एरिया, अच्छा A2 लिख दिया, नहीं A होगा ना, A तो सबका सेम है, तो इसको कैंसिल आउट कर दो, तो इधर से तुम्हारा रो इक्विवेलेंट जो आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा एक फॉर्मूला जिसको लोग डायरेक्ट सीख लेते हैं, ठीक है। तुम्हें रट्टा नहीं मारना है, तुम्हें बस कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, ठीक है। सीखने की कोई जरूरत नहीं है, बट कैसे सॉल्व करना है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा जब लेंथ अलग अलग रहेगा तो ये फॉर्मूला तुम्हें यूज करना है। जब लेंथ इक्वल हो जाएगा तो इधर पे LL बिठा देना, L1 और L2 के जगह में क्या बिठा देना, LL बिठा देना, तो तुम्हारा आंसर वही आ जाएगा, रो 1 प्लस रो 2 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हो तुम, लास्ट वाला जो हम लोग ने किया था उसका ही इसका ही स्पेशल कंडीशन हम लोग ने पहले सॉल्व किया, ठीक है। वो इजी था इसलिए सॉल्व किया, और अभी हम लोग ने लेंथ को अलग करके भी सॉल्व कर लिया है, ठीक है। चलो आगे देखो 2015 में ये पूछा है कि 2 मेटल वायर ऑफ आइडेंटिकल डायमेंशन आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इस बार इसमें सिग्मा 1 सिग्मा 2 दिया है, मतलब ये क्या है, ये कंडक्टिविटीज है, ठीक है। ये क्या है, ये कंडक्टिविटीज है। तो कंडक्टिविटीज के साथ कैसे डील करेंगे, ठीक है। तो कंडक्टिविटीज के साथ अगर डील करना है तो वेरी सिंपल, तुम्हें रेजिस्टिविटी को उल्टा करके लिख देना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। इधर पे तुम्हें पता है कि इसका रेजिस्टेंस R1 होगा, R1 के जगह में तुम लिखोगे रो 1 L
बाई ए। आइडेंटिकल डायमेंशन बोला है ना, तो लेंथ और एरिया सेम है, तो इसलिए रो 1 L बाई ए हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर तुम देखोगे ना, तो क्या मैं रेजिस्टिविटी के जगह में ही 1 बाई कंडक्टिविटी लिख सकता हूं ना, तो यही चीज आ जाएगा ऐसे। बस इतना ही है और कुछ नहीं है, देख लो समझ आया क्या। रेजिस्टिविटी के जगह में हम लोग ने क्या किया, कंडक्टिविटी में लिख दिया चीजों को। कैसे कंडक्टिविटी में लिखा, रेजिस्टिविटी को हम लोग लिख सकते 1 बाई कंडक्टिविटी, या तो कंडक्टिविटी को हम लोग लिख सकते 1 बाई रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी है उसमें 1 बाई कंडक्टिविटी लिख दिया, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा R1 का, ठीक है। इसको ही जब तुम सीरीज में लगाओगे, मतलब सेम ही है, बस तुम्हारा क्या चेंज हो रहा है, सेम चीज है, बस क्या चेंज, ये सीरीज में देख लो, ये सीरीज में है। और इसका जब तुम लिखोगे R2, तब ये रो 2 हो जाएगा और L हो जाएगा बाई ए हो जाएगा। बट इसमें रो 2 के जगह में तुम क्या लिखोगे, 1 बाई, क्या लिखोगे 1 बाई सिग्मा 2, और इधर एरिया लिखोगे, तो ये आ जाएगा R2, ठीक है। R1 भी मिल गया, R2 भी मिल गया। तो तुम मुझे बताओ, इसका अगर सीरीज कॉम्बिनेशन देखूं मैं, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन देखूं, सबसे पहले क्या लेंथ प्लस होगा, यस, लेंथ L प्लस L हो जाएगा, ठीक है, आइडेंटिकल है ना, तो L प्लस L हो जाएगा। और इसका जो कंडक्टिविटी होगा ना, वो EQ हो जाएगा, ठीक है, सिग्मा EQ। तो सिग्मा EQ अगर हमें निकालना है, तो इधर इसका R इक्विवेलेंट बता दो। इसका R इक्विवेलेंट तुम कैसे लिखोगे, रो इक्विवेलेंट L बाई, L नहीं, L के जगह में कितना बिठाओगे, ट्वाइस L बाई क्या लिखोगे, एरिया। बट इसमें जो EQ है उसके जगह में 1 बाई सिग्मा EQ लिख देंगे, ठीक है, मतलब इक्विवेलेंट। तो ट्वाइस L डिवाइडेड बाई सिग्मा EQ है, बस हो गया। देखो सबको अगर तुम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला में यूज कर दोगे, R इक्विवेलेंट सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट कितना लगाओगे, 1 R1 प्लस R2। तो R1 और R2 और R इक्विवेलेंट का वैल्यू लिखो इधर पे, तो ये आएगा ट्वाइस L डिवाइडेड बाई सिग्मा इक्विवेलेंट, ये आएगा L डिवाइडेड बाई सिग्मा 1 ए, और इसमें आएगा L डिवाइडेड बाई सिग्मा 2 ए। तो एरिया 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 लेंथ कट जाएगा और तुम्हें ये रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में अगर ये रिलेशन है तो ये इसको ही मारना, नहीं तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देना आगे, ठीक है। ऐसे ये रिलेशन आ जाएगा तुम्हारा, ये रिलेशन को अगर थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। देखो इधर पे नीचे के एलसीएम ले लेना, रो 1 प्लस रो 2 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2। जब इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तब तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। और इधर पे भी रेसिप्रोकल होगा ना, तो 2 उस साइड चला जाएगा और तुम्हें मिल जाएगा 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ऐसा फॉर्मूला तुम्हारा आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। बट मुझे बताना था कि कैसे तुम्हें सॉल्व करना होगा, इसलिए मैं ये कॉन्सेप्ट को तुम्हारे सामने लाया। देखो कंडक्टिविटीज चाहिए या तो रेजिस्टिविटीज चाहिए, तरीका तो सेम है, बस इधर पे देख लेना वाई से एल आएगा, ठीक है। चलो आगे आगे देखो, ये भी हमें करना है। अच्छा, इसके पहले हम एक बार पैरेलल के लिए करके देख लेते हैं, ठीक है। सिंपल वाला पहले कर लेते हैं, दैट इज पैरेलल के लिए एक बार सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास ये एक वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ L1 है, या तो L मान लो, इसका लेंथ L है, ठीक है, और इसका रेजिस्टिविटी रो 1 है, ठीक है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इस बार वेरी करा सकता हूं मैं, दैट इज A1, ठीक है। और इसके नीचे ही, मतलब पैरेलली इसके पैरेलली सेम लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी कितना है, A2 है, ठीक है। दोनों को पैरेलल कनेक्शन दिया गया, ठीक है। इसका रो कितना हो जाएगा, रो 2 हो जाएगा। दोनों को मैंने पैरेलल कनेक्शन दिया, ठीक है। कोई भी बैटरी लगा दो, किसी भी कर दो, तो पैरेलली दोनों को कनेक्ट कर दो, ठीक है। दोनों को पैरेलली मैंने कनेक्ट कर दिया। तो तुम्हें बताना है, दोनों पैरेलली कनेक्टेड है, तुम्हें क्या बताना है, तुम्हें बताना है कि उसका रो इक्विवेलेंट कितना आएगा, ठीक है। तुम्हें क्या बताना है, रो इक्विवेलेंट बताना, रो इक्विवेलेंट कितना आएगा,
इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो क्या सबसे पहले एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लो जिसमें तुम्हें क्या दिखेगा, इक्विवेलेंट डायग्राम में तुम्हें क्या दिखेगा, तुम्हें एक दिखेगा ये, ठीक है, एक ही दिखेगा ना, जिसका एरिया अगर देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि दोनों को हम लोग ने पैरेलली कनेक्ट किया। इस बार एरिया का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये ठीक हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा A1 प्लस A2, एक का A1 था एक का A2 था ना, तो A1 प्लस A2 इसमें आ जाएगा, बट लेंथ तो दोनों का सेम था, तो लेंथ अगर पैरेलली कनेक्ट करोगे ना तो लेंथ तो L ही रहने वाला है। और अंदर में अगर मुझे लिखना है तो ये लिखूंगा मैं रो इक्विवेलेंट, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, रो इक्विवेलेंट लिखूंगा। तो बस हो गया, ठीक है, यही तो करना था हमें, एरिया मिल गया, लेंथ मिल गया, रो इक्विवेलेंट मिल गया। तो हमें बस पता है कि हमें क्या पता है कि पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल ना, तो पैरेलल में हम क्या लिख सकते हैं वो देख लेते चलो। 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक है। तो 1/r इक्विवेलेंट, r इक्विवेलेंट के जगह में रो इक्विवेलेंट, और इसका लेंथ अगर देखोगे तो सेम है L ही है, और डिवाइडेड बाई एरिया अगर देखोगे तो A1 प्लस A2 है। उसी तरह इधर पे अगर आओगे तो 1/r1 के जगह में अगर देखोगे तो रो 1 L बाई एरिया के जगह में अगर देखोगे तो A1 है। इसमें अगर देखोगे रो 2 L डिवाइडेड बाई A2 हो जाएगा, ठीक है। इसको ही आगे सॉल्व करो और तुम्हें तुम्हारा रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा, ठीक है। L L L कैंसिल आउट हो जाएगा, A1 प्लस A2 ऊपर चला जाएगा, A1 प्लस A2 ऊपर चला गया, बट नीचे अभी भी रो इक्विवेलेंट है बैठा हुआ। ऊपर में A1 ऊपर गया है और रो 1 देखो नीचे है, देख लो A1 ऊपर चला गया, रो 1 नीचे है, क्योंकि L तो कैंसिल आउट हो गया था। और इसी तरह इधर पे एरिया 2 है और रो 2 नीचे है। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हमें सबसे पहले इन दोनों को इनटू करना पड़ेगा, मतलब एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम सबसे पहले एक बार इसका एलसीएम ले लेते हैं नीचे। एलसीएम लेने से हमें मिल जाएगा रो 1 रो 2 मिल जाएगा, और इधर अगर देखोगे तो एरिया 1 के साथ रो 2 आएगा, और तुम अगर देखोगे तो रो 1 के साथ या तो एरिया 2 के साथ रो 1 आएगा, ठीक है, ऐसे कुछ दिखेगा। और उसके बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, और रेसिप्रोकल करते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, रो 1 रो 2, और डिवाइडेड बाई, इसको अगर थोड़ा अच्छे से लिखना है तो रो 1 A2 ऐसा लिख देता हूं, प्लस रो 2 A1, ऐसे तो आएगा रो 1 A2 प्लस रो 2 A1, और साथ में आएगा A1 प्लस A2, ऐसा कुछ हमें मिल जाएगा। एक बार कैलकुलेशंस वगैरह देख लेना, कॉन्सेप्ट यही है कि एरिया क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। इसमें अगर एरिया अगर इक्वल हो गया, दोनों का एरिया अगर इक्वल हो गया तो ये आ जाएगा तुम्हारा ट्वाइस ए हो जाएगा। इसमें भी अगर देखोगे तो ए ए मिल जाएगा, तो 2 रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2, ऐसा कुछ आ जाएगा आंसर, ठीक है। इधर पे तुम स्पेशल केस बना के लिख भी सकते हो, इफ A1 और A2 इक्वल हो गया, इक्वल टू लेट से ए दे देता हूं मैं, इधर पे ए कितना आ जाएगा, ट्वाइस ए आ जाएगा, और इधर पे ए कॉमन लेके ए के साथ कैंसिल आउट करो तो 2 बाहर रह जाएगा, दैट विल बी, इधर पे जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा तुम्हारा ट्वाइस रो 1 रो 2 डिवाइडेड बाई रो 1 प्लस रो 2, ऐसा कुछ तुम्हें आंसर मिल जाएगा, जिसको तुम नोट कर सकते हो, ठीक है। बट इसको कुछ हमें सीखना नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। प्रूफ करके तुम पूरा कॉन्सेप्ट से क्या कर सकते हो, इस चीज को सीख सकते हो, ठीक है, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। चलो आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 2 conductors have same resistance at 0 degree Celsius, but their temperature coefficient of resistance are alpha 1 and alpha 2. The respective temperature coefficients for their series and parallel combination are, मतलब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है। मतलब ये हो रहा है कि अगर दो, पहले सीरीज में निकालते हैं, ठीक है, पहले सीरीज का केस करते हैं। तुम्हारे पास दो, एक कंडक्टर हो गया और ये हो गया तुम्हारा दूसरा कंडक्टर, ठीक है, ये और ये सीरीज में अभी कनेक्टेड है, हैव सेम रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस,
बट दे आर टेम्परेचर कोफिशिएंट। देखो टेम्परेचर कोफिशिएंट अगर देखोगे, इसका अल्फा 1 है, इसका अल्फा 2 है, और इसका जितना होगा इनिशियली इसका भी उतना ही है इनिशियली। ठीक है, एट 0 डिग्री सेल्सियस इनिशियल रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो दोनों का सेम है, ये बताया गया है। ठीक है, दोनों का क्या सेम है, रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस सेम है दोनों का ही, आर नॉट है। ठीक है, तो आर नॉट अगर दोनों का ही है तो हम इसका सबसे पहले हम लोग ये बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, इसका एक इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेते हैं। इक्विवेलेंट डायग्राम में तुम्हें क्या दिख जाएगा, बोलो तुम्हें क्या दिखेगा इक्विवेलेंट डायग्राम में? इक्विवेलेंट डायग्राम में ये आर नॉट है, ये आर नॉट है, और दोनों सीरीज में लगा हुआ है, तो इधर पे 2 आर नॉट तुम्हें दिखेगा। क्या दिखेगा तुम्हें? 2 आर नॉट। ठीक है, और क्योंकि ये अगर तुम देखोगे तो इसमें आएगा तुम्हारा टेम्परेचर। टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस है? 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और रेस्पेक्टिव टेम्परेचर फॉर देयर सीरीज। अच्छा, इसका अगर तुम्हें इन दोनों का अगर क्या लिखना है, इक्विवेलेंट लिखना है, तो उसमें 2 आर नॉट तुम्हें लिखना पड़ेगा। बट तुम्हें दिख रहा है कि ये अल्फा के साथ, ये क्या है, अल्फा के साथ कनेक्टेड है, मतलब टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो तुम्हें पता है कि जो आर होता है वो किसे लिंक है? 1 प्लस डेल्टा टी में लिंक है। ऐसे ही हम लोग लिखते हैं ना, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अगर इसका अगर लिखोगे तो कितना लिखोगे? R1। अगर मैं इसका रेजिस्टेंस लिख रहा हूं, इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? आर नॉट, क्योंकि दोनों का तो इनिशियल तो सेम ही है ना, तो आर नॉट 1 प्लस अल्फा 1, और इसका आएगा डेल्टा टी। ठीक है, कुछ भी अभी डेल्टा टी दोनों में है। डेल्टा टी मतलब इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस था और अभी कुछ एक टेम्परेचर है, लेट्स से टी टेम्परेचर, डेल्टा टी आ जाएगा तुम्हारा। डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग ने ऐसे लिख दिया। और याद रखना अल्फा जो होता है ना वो बहुत स्मॉल होता है। अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर वेरी स्मॉल। ठीक है, ये हमें कॉन्सेप्ट पहले से पता है, आर वेरी स्मॉल, ये लोग बहुत स्मॉल होता है। अच्छा, अभी अगर इसका अल्फा 2 लिखोगे, अल्फा 2 का वो लिखोगे, रेजिस्टेंस लिखोगे, तो तुम्हें कितना मिल जाएगा? आर नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ऐसा कुछ तुम्हें मिल जाएगा। और जब तुम इक्विवेलेंट का रेजिस्टेंस लिखोगे, जैसे कि ये इक्विवेलेंट है, तो इसका रेजिस्टेंस लिखने से तुम्हें कितना मिल जाएगा? इसका रेजिस्टेंस में तुम्हें चाहिए होगा उसका इनिशियल रेजिस्टेंस। उसका इनिशियल रेजिस्टेंस अभी कितना हो जाएगा? उसका इनिशियल रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो आ जाएगा 2 आर नॉट। कितना आ जाएगा? इसका आर नॉट था, इसका आर नॉट था, तो सीरीज में कॉम्बाइन किया ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 2 आर नॉट हो जाता है, तो ये 2 आर नॉट हो गया। और फाइनल जब टेम्परेचर थोड़ा बहुत चेंज हुआ है उसके बाद इसका आ जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट। कितना आ जाएगा? डेल्टा टी, ऐसा कुछ। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस सबका सेम ही है। तो अभी हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें समझ आ गया कि सबका रेजिस्टेंस हमें लिखना आता है, और क्योंकि वो सीरीज में है तो हमें आर इक्विवेलेंट कैसे लिखना पड़ेगा? सीरीज में है, इसके वजह से हम क्या लिख सकते, बोलो? सीरीज में है, इसके वजह से हम क्या लिख सकते कि आर इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 होगा। अभी बताओ ये कितना लिखा है तुमने? 2 आर नॉट 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, और R1 के जगह तुम कितना लिखोगे? R1 के जगह में लिखोगे आर नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और R2 के जगह में कितना लिखोगे? आर नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी लिखो। ठीक है, सबका मैंने लिख दिया इधर पे। तुम्हें बस आर नॉट को अभी क्या करना है? सबसे पहले कैंसिल आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कैंसिल आउट कर दोगे? आर नॉट को कैंसिल आउट कर दो और पूरा चीज को लिख लो एक बार। तो इसमें अगर देखोगे आर नॉट कैंसिल आउट हो गया, तो ये आएगा ट्वाइस 1 प्लस, देखो ट्वाइस 1 प्लस, अच्छा 2 से इंटू कर देते, डायरेक्ट क्या करते हैं उसको 2 से इंटू कर देते, तो ये आ जाएगा 2। फिर क्या आएगा? 2, देखो इधर पे 2, पहले 2 1 जा 2, और 2 के साथ इसको इंटू करो तो 2 अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ये मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये पार्ट मिल गया तुम्हें। फिर तुम्हें क्या मिल जाएगा? फिर अगर तुम इधर पे देखोगे, इधर आर नॉट तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो इधर पे 1 प्लस अल्फा 1 प्लस क्या मिल जाएगा? 1 प्लस
अल्फा वन प्लस अल्फा वन डेल्टा टी मिल जाएगा तुम्हें। फिर अगर इसमें देखोगे तो इसमें वन प्लस अल्फा टू डेल्टा टी मिल जाएगा, ऐसा कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और इधर से तुम देख सकते हो कि 2 और इधर पे 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा फिर से, तो 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर पे आ जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट, इधर आ जाएगा डेल्टा टी, और इसमें से ये कैंसिल आउट हो गया तो ये अल्फा 1 डेल्टा टी आ जाएगा, अल्फा 1 डेल्टा टी आ जाएगा, और इसमें देख सकते हो अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टी कैंसिल आउट कर दो तो तुम्हारे पास सबसे पहला आंसर आ जाएगा, दैट इज अल्फा इक्विवेलेंट अगर सीरीज में होगा तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 आता है, ठीक है। ये बात तुम्हें समझ आया कि नहीं, देख लो एक बार, सिंपल है। जो भी रेजिस्टेंस है उसको हम लोग ने क्या किया, उसका इक्विवेलेंट जो है उसके साथ हम लोग ने R1 प्लस R2 को इक्वेट किया, बस, ठीक है। तुम्हें टेम्परेचर कोफिशिएंट देख के तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हमें ये जो फॉर्मूला है ना इसको ही हमें इधर पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास और इसको हम लोग ने यूज किया है, और उधर से तुम्हें क्या मिल गया है, अल्फा इक्विवेलेंट मिल गया। अभी अल्फा इक्विवेलेंट अगर आ गया, ये सीरीज का है, ठीक है। अभी पैरेलल का निकालना है, और देखना पैरेलल का भी आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 डिवाइडेड बाई 2 ही आएगा आंसर, ठीक है। चलो प्रूफ करके देखते हैं। अभी यही चीज चले समझ के करना पड़ेगा, यही चीज को तुम्हें पैरेलली कनेक्ट करना है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, देखो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है और जिसका 0 डिग्री में मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस अगर देखोगे तो R नॉट है, और इसको ही जब तुम और एक रेजिस्टेंस दैट इज इसका भी तो R नॉट ही है, आइडेंटिकली तो था, और इनको जब तुम पैरेलली कनेक्ट करोगे तो इसका जो इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे ना उसमें थोड़ा सा फिर चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा, इसका इक्विवेलेंट अगर ड्रॉ करेंगे हम लोग, इक्विवेलेंट से हमें पता चलेगा, क्या पता चलेगा कि ये जो हमारे पास कंडक्टर होगा, देखो R नॉट दोनों पैरेलल में लगा हुआ है, तो इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लगा हुआ रहता है तो R इक्विवेलेंट कैसे लिखते हो, R इक्विवेलेंट लिखते हो R नॉट बाई कितना हो जाएगा, 2 बार लगा हुआ है ना तो R नॉट बाई 2, सिंपल है। तो सेम लगा हुआ है तो R नॉट बाई 2, ठीक है। अच्छा, और तुम्हें अभी क्या करना है, टेम्परेचर के साथ देखना है। देखो इसका तो अल्फा 1 है, इसका तो अल्फा 2 है, और सबका रेजिस्टेंस अभी एक बार लिख लो, उसके बाद तुम इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मुझे R1 लिखना है, R1 कितना हो जाएगा, R नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, R2 कितना हो जाएगा, R नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, और मुझे R इक्विवेलेंट बता दो कितना हो जाएगा। R इक्विवेलेंट हो जाएगा R नॉट के जगह में R नॉट बाई 2 आएगा इस बार, और ये आ जाएगा 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ठीक है। तो हमें अल्फा इक्विवेलेंट निकालना है, और हमें पता है कि पैरेलल अगर कॉम्बिनेशन हुआ तो R इक्विवेलेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट को हम लोग लिख सकते हैं 1 बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, 1 बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट की जगह क्या लिखोगे, R इक्विवेलेंट की जगह लिखोगे तुम दिस R नॉट बाई 2, क्या लिखोगे R नॉट बाई 2, क्या लिखना है हमें R नॉट बाई 2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, ठीक है। पहले ये लिखोगे, फिर R1 की जगह लिखो, R1 की जगह क्या लिखोगे, R नॉट 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और इसके जगह क्या करोगे 1 बाई R नॉट 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। तो सबका रेजिस्टेंस बस तुम्हें ऐसे ही लिख देना है। अगर रेजिस्टेंस तुमने लिख दिया है, अभी मैथ थोड़ा सा बाकी है, दैट इज इधर पे थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 क्या है, अल्फा 1 और अल्फा 2 बहुत स्मॉल है ना, अल्फा 1 एंड अल्फा 2 आर वेरी स्मॉल, तो जहां जहां तुम्हें, ठीक है, दोनों ही स्मॉल है, कितना होता है जैसे कि 0.00000013 ऐसा कुछ होता है अल्फा का वैल्यू, ठीक है। तो उतना अगर छोटा है तो जहां जहां तुम्हें अल्फा 1 और अल्फा 2 एक साथ दिख जाएगा, या तो अल्फा 1 का स्क्वायर दिखेगा या तो अल्फा 2 का स्क्वायर दिखेगा, ऐसे टर्म जहां पे अल्फा 2 बार आ रहा है, ठीक है, इनटू में 2 बार आ रहा है, मतलब
अल्फा 1 और अल्फा 2 का इंटू हो रहा है, ऐसा कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा। इग्नोर मतलब जीरो मानना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्मॉल है तो इसको इग्नोर करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इग्नोर अगर करोगे तो चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले आर नोट तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 ऊपर चला जाएगा इसका, 2 1 प्लस क्या हो जाएगा, 2 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी। इधर पे क्या आ जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया, 1 प्लस अल्फा अल्फा 1 डेल्टा टी, और इधर पे क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। तो अभी तो तुम्हें एलसीएम लेना ही पड़ेगा और कुछ चारा नहीं है, तो तुम्हें इधर पे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, देखना कोई गलती मत करना, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ये आ जाएगा, दोनों को इंटू कर दिया। और ऊपर देख लो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस 1 प्लस अल्फा 1, ठीक है, डेल्टा टी, ये आ जाएगा ऊपर में, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से, जब 2 है ना, 2 से इसको और नीचे वाला को उस साइड जाके इंटू कर लेते, ठीक है। इसको इधर लाना है, सबसे पहले इसको अगर इधर लाओगे तो 2 तो है ही, ठीक है, 2 तो है ही, बट इधर पे भी तो एक इंटू होगा ना, मतलब मल्टीप्लाई होगा ना। अच्छा बाद में करते इसको, तो 2 इधर पे रखो, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और इसमें क्या आ जाएगा, 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी, ठीक है। ये दोनों चीज मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, ये दोनों चीज इधर मिल जाएगा। ये इसके साथ अभी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, दैट इज क्या हो जाएगा, 2 2 आएगा एक, 2 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, ये आ जाएगा इधर पे, ठीक है, ये आ जाएगा इधर पे। और ये चीज जब इधर पे जाएगा तो 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट है ना, हाँ, 1 प्लस अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी हो जाएगा, इक्विवेलेंट डेल्टा टी हो जाएगा। देखो सब इक्वेशन तुम्हें समझ आ रहा है। बस अभी क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, जहां जहां ये टर्म आएंगे ना उनको इग्नोर कर देना है, तो बाकी हो जाएगा। चलो कर लेते हैं, इंटू 2 को रख देते, 2 से बाद में हम लोग कुछ कर लेंगे। पहले इनको कर लेते, तो क्या हो जाएगा बताओ। सबसे पहले 1 और 1 का आएगा 1, ठीक है, 1 इंटू 1, 1 आ गया, 1 इंटू दिस अल्फा 2, तो आ जाएगा अल्फा 2 डेल्टा टी आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अल्फा 2 डेल्टा टी आ जाएगा 1 के साथ। जब इसको इंटू करोगे, जब इसके साथ इसको इंटू करोगे तब आएगा तुम्हारे पास अल्फा 1 डेल्टा टी आ जाएगा, अल्फा 1 क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। बट जब इसके साथ इसको इंटू करोगे, देखो इसके साथ इसका इंटू, इसके साथ इसका इंटू, इसके साथ इसका, और इसके साथ जब इसका करोगे तो आंसर 0 आ जाएगा, क्योंकि अल्फा 1 और अल्फा 2 फिर से आ जाएगा। तो इग्नोर करना है, मतलब हम लोग कितना मानेंगे, 0 मानेंगे, ठीक है। तो 0 मान लेंगे हम लोग, जहां जहां दो चीज आ रहे अल्फा का। तो अल्फा का टर्म इधर पे आ गया तो इसको 0 मान लिया, ठीक है। इसको और इसको जब इंटू किया तो अल्फा 1 अल्फा 2 आएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 एक साथ अगर इंटू हो रहा है, दोनों बहुत ही छोटा है, तो नेग्लिजिबल, तो मतलब 0 पकड़ सकते हो। तो इसलिए वो चीज हमें इधर पे नहीं लिख रहा हूं मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है। इधर पे अगर तुम देखोगे 2 के साथ इसका कर लो तो 2 आ जाएगा, 2 के साथ इसका इंटू कर लो तो ये आ जाएगा अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों चीज सही है। जब इसके साथ इसका करोगे 1 का, तो आएगा तुम्हारा अल्फा 2 डेल्टा टी आ जाएगा फिर से। और जब इसके साथ इसका करोगे तो देखो इधर पे एक अल्फा है, इधर पे एक अल्फा है, तो फिर से 0 हो जाएगा। 2 अल्फा एक साथ आने से ही 0, क्योंकि इंटू हो रहा है दोनों, तो ये 0 हो जाएगा। अभी क्या करोगे, इसके साथ इसका इंटू, 1 का इंटू, तो ये 1 का तो आ जाएगा, दैट इज अल्फा 1 डेल्टा टी। और जब इसके साथ इस टर्म का इंटू करोगे, फिर से अल्फा 1 अल्फा इक्विवेलेंट, तो अल्फा और अल्फा एक साथ नहीं आ सकता है, तो मतलब इसको फिर से तुम क्या मान लोगे, 0 मान लोगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया है, जिसमें तुम अगर देखोगे, हमें क्या करना है, बस अभी इसको सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहाँ पे सॉल्व करूँ, इसके साइड में ही कर देता हूँ, इसके साइड में ही कर रहा हूँ। तुम बस नोट करने का टाइम सही से नोट कर लेना कि ये 2 आने वाला है, देखो ये 2 आने वाला है, ये 2 और ये भी 2 आने वाला है। तो ये जो 2 है, और इधर पे देखो ये 2 है, 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, स्टेप्स को छोटा कर रहा हूँ। तो ये 2 इसके साथ और ये 2 इसके साथ लगा, ठीक है। तो आ जाएगा 2 अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस 2 अल्फा 1
डेल्टा टी, ठीक है। तो ट्वाइस आ गया। इधर पे अगर देखोगे तो टू टू तो कैंसिल आउट हो चुका है, इधर पे भी टू अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी, अल्फा देखो ये एक एक है, ठीक है। तो इधर से हम लोग लिख सकते हैं टू अल्फा इक्विवेलेंट डेल्टा टी है एक, और प्लस में अगर तुम देखोगे तो अल्फा वन डेल्टा टी है और प्लस अल्फा टू डेल्टा टी है। बस हो गया। इसको जब इस तरफ लाओगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फा, पहले अल्फा वन का लिखता हूँ, ठीक है। ये जब इधर लाओगे तो माइनस होगा, तो अल्फा वन डेल्टा टी इधर पे आएगा, और जब इसको इधर पे लाओगे तो अल्फा टू डेल्टा टी आ जाएगा हमारे पास, और इधर पे ट्वाइस अल्फा इक्विवेलेंट तुम्हारे पास है डेल्टा टी डेल्टा टी कट गया, और ये आ गया तुम्हारा जो मैंने बताया था ना, सेम आंसर आता है। तो सेम आंसर ही इधर पे आ चुका है, ठीक है। तो यही था तुम्हारा ऑप्शन में, लेकिन देखो ये काफी लेंदी हो जाएगा अगर एग्जाम में जाके तुम इसको सॉल्व करते हो, ठीक है। पहले से कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो इजीली तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर बन जाएगा एग्जाम में। यही तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। तो इसका देखो सीरीज में भी यही आंसर आया था, सीरीज वाला तो इजी है, बट पैरेलल वाला देखो ये आया है आंसर। तो इसका रेशियो भी पूछ सकता है, तो रेशियो क्या हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम आता है दोनों, ठीक है। चलो आगे देखो, ह्यूस्टन ब्रिज अभी हम लोग पूरा नहीं पढ़ रहे, क्योंकि ह्यूस्टन ब्रिज हम लोग पढ़ेंगे आफ्टर केसीएल एंड केवीएल, ठीक है। केसीएल और केवीएल खत्म करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ह्यूस्टन ब्रिज पढ़ेंगे, ठीक है। ह्यूस्टन ब्रिज हम लोग कब पढ़ेंगे, आफ्टर केसीएल एंड केवीएल, ठीक है, पूरा अच्छे से, मतलब उसका प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ करेंगे जो तुम्हारा हमेशा जो मिडिल ब्रांच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ रहता है उसको हम लोग नेग्लेक्ट करते ना, क्यों करते हैं वो सब बातें हम लोग आफ्टर केसीएल एंड केवीएल करेंगे, दैट इज किर्चॉफ लॉ, ठीक है। बट आज हमें ह्यूस्टन ब्रिज का थोड़ा ब्रीफ देखना है, क्योंकि हमें ह्यूस्टन ब्रिज का क्वेश्चंस और करना है। क्वेश्चंस क्यों करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट निकालने में ह्यूस्टन ब्रिज का क्या होता है, बहुत सारा एप्लीकेशन होता है, ठीक है। तो इसके वजह से ह्यूस्टन ब्रिज को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। तो ह्यूस्टन ब्रिज क्या होता है, बोलो ह्यूस्टन ब्रिज क्या होता है। तो ह्यूस्टन ब्रिज होता है तुम्हारा, देयर विल बी 5 रेजिस्टेंस, देयर विल बी 5 रेजिस्टेंसेस, ठीक है। 5 रेजिस्टेंस तुम्हें दिखाई देगा सबसे पहले, कितना, 5 रेजिस्टेंस, और इन 5 में 4 तुम्हें, मतलब इन 5 में जो 1 रेजिस्टेंस ऐसा होगा जिसको हम लोग 1 रेजिस्टेंस ऐसा होगा जिसको हम लोग वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज का केस से उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या हो जाएगा, वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज का जो केस है उसमें 1 रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा, नेग्लेक्ट, ठीक है। तो हमारे पास 4 रिमेनिंग क्या रहेगा, हमेशा 4 रिमेनिंग रेजिस्टर रहेगा। और एक्चुअली तुम अगर देखोगे पूरा ह्यूस्टन ब्रिज का अगर काम समझोगे, जो कि हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है, तब तुम्हें यह दिखाई देगा कि अननोन रेजिस्टेंस एक रहेगा, 4 में से 1 अननोन रेजिस्टेंस, 4 में से 1 क्या होगा, अननोन रेजिस्टेंस, बट बाकी 3 तुम्हें पता है, ठीक है। हमारे पास ह्यूस्टन ब्रिज में 5 रेजिस्टेंस होता है। पहले फिगर देख लो कि हमेशा ऐसा ही नहीं दिखाई देगा। देखो अभी मैं दिखाऊंगा ह्यूस्टन ब्रिज का क्वेश्चन, हमेशा ऐसा ही नहीं दिखाई देगा जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं, दैट इज R1, और इधर से मैं एक R5 इधर पे कनेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। R5 में इधर पे कनेक्ट कर दिया, और इधर से मैंने क्या किया, R3 को कनेक्ट किया, ठीक है। ये R2 है, ये R2 है, और ये मेरे हिसाब से R4 आ रहा है, ठीक है। तो ये ह्यूस्टन ब्रिज तभी बनेगा अगर करंट इस साइड से पास हो रहा है। देखो 2 चीज हो सकता है, करंट इस साइड से अगर हुआ, या तो करंट ऐसे भी तो हो सकता है। तो अगर करंट इधर से पास हो रहा है तो ये ह्यूस्टन ब्रिज नहीं है, ठीक है। ह्यूस्टन ब्रिज बनने के लिए करंट ऐसे ही पास होना चाहिए, जो ये जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है ना, इसमें से करंट नहीं आना चाहिए। इसमें से अगर करंट आ जाएगा ना तो ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, और बाकी लास्ट में सब पैरेलल में हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला कहानी नहीं है ह्यूस्टन ब्रिज का, कहानी ये वाला है। जब इधर से घुसेगा ना तब तुम्हें सीरीज पैरेलल अभी समझ नहीं आएगा। देखो कौन सीरीज है, देखो करंट आगे ऐसे डिवाइड हो गया होगा, तो अभी कौन सीरीज पैरेलल तुम्हें समझ नहीं आएगा, ठीक है। समझ आया, करंट ऐसे आके ऐसे जाना चाहिए, करंट ऐसे नहीं आना चाहिए। कभी कभी क्या करते, सेम फिगर बना के इधर से करंट दे देते, और लोग क्या करते, ह्यूस्टन ब्रिज का कॉन्सेप्ट लगा देते। तो ऐसे करने से तुम्हारा क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी,
ठीक है, तो ये सब चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी, ठीक है। तो वन, मैंने क्या बताया था कि अगर वैलेंस कंडीशन है, वैलेंस कंडीशन याद है क्या, पहले भी पढ़ाया था मैंने, अगर वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है, वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज मतलब क्या हो जाएगा, वैलेंस मतलब हो जाएगा अगर डायगोनल, देखो इसको इसको इंटू करो, ये प्रूफ भी करेंगे हम लोग आगे, आगे मतलब जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग केवीएल और केसीएल खत्म कर लेंगे, इसको इसको इंटू करो और इसको इसको इंटू करो, R3 और क्या R5, और R5 नहीं, R3 और R2, तो R2 R3 ऐसे लिख देते। तो अगर डायगोनल रेजिस्टेंस को इंटू करने के बाद अगर ये इक्वल मिल रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस कंडीशन। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस कंडीशन। ये हो गया तुम्हारा वैलेंस कंडीशन, और वैलेंस कंडीशन में अगर रहता है तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, R5 को इग्नोर या तो नेग्लेक्ट कर सकते हो, इग्नोर मतलब इसको हटा सकते हो, ठीक है, डिस्कनेक्ट कर सकते हो, सर्किट से डिस्कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उसके उसके ये पॉइंट और ये पॉइंट में देख लो, ये पॉइंट और ये पॉइंट में सेम पोटेंशियल बन जाता है। मतलब ये अगर मैं VP बोलूं और इसको अगर मैं VQ बोलूं तो VP और VQ बराबर हो जाता है, आगे जाके समझेंगे, ठीक है, ये बराबर हो जाता है, जिसके वजह से कोई करंट थ्रू कौन सा R5, करंट थ्रू R5 क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि ये दोनों पोटेंशियल बराबर होता है, तो इसमें कोई करंट ही नहीं जाता है, और जो रेजिस्टेंस में कोई करंट नहीं जा रहा है वो हमारा R इक्विवेलेंट के पार्ट में नहीं आता है। तो ये इसलिए इसको हटा दो, तो बाकी क्या हो जाएगा, इसको हटाते ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें यही डायग्राम तुम्हें ऐसा दिखने को मिलेगा, ऐसे, ठीक ना, देखो ऐसे देखने को मिलेगा, और जहां से तुम्हें सीरीज पैरेलल सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें बस इसको सिंपली इसको सॉल्व करके रख देना, ठीक है, ऐसा कुछ हो जाएगा। और जिसमें तुम्हें ये R1 और ये R2 और ये R3 और ये R5, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि ये करंट इधर आके इधर जो करंट जाएगा लेट से I1, वो इसमें से भी जा रहा है और इसमें से भी जा रहा है, तो दोनों सीरीज में आ गया, और इधर से जो भी जा रहा है I2, ये इसमें से जा रहा है और इसमें से भी जा रहा है, और दोनों मिला के फिर से I जा रहा है। तो मतलब ये और ये जो है ये सीरीज में आ गया, ये भी सीरीज में आ गया, ठीक है, और सीरीज करने के बाद में पैरेलल कर देना, आंसर आ जाएगा, ये बात होता है। लेकिन एक्चुअली जो तुम्हारा ह्यूस्टन ब्रिज होता है ना, उसमें 4 रिमेनिंग रेजिस्टेंस रहता है, देखो 1 2 3 4, क्योंकि 5 जो 5th वाला था उसको मैंने हटा दिया क्योंकि वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है, तो उस 4 में से एक अननोन रहता है। तो इन टर्म्स ऑफ अदर 3, इन टर्म्स ऑफ मतलब जो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं ना, प्रैक्टिकल लैब में जाके, तो इन टर्म्स ऑफ अदर 3 रेजिस्टेंस we find the value of unknown resistance, u1 मतलब unknown resistance in terms of other 3, मतलब इधर पे 1 2 3 4, अभी तो हम लोग सर्किट सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए ये दिया रहेगा। जब हम लोग ह्यूस्टन ब्रिज पढ़ेंगे, या तो ह्यूस्टन ब्रिज का जो एप्लीकेशन है मीटर ब्रिज को जब पढ़ेंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि ये ह्यूस्टन ब्रिज ही है, वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज ही रहेगा, जिसमें ये और ये दिया है, ये नहीं दिया हुआ है, ये R5 नहीं था, ये R4 था, ठीक है, ये R4 था ना, तो तुम्हें क्या होगा, R1 R2 R3 दिया है, R4 नहीं है, तो ये अननोन हो गया, तो ये अननोन रेजिस्टेंस को निकालना है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये इंटू करना, ये इंटू करना, और दोनों को इक्वल कर देना, तो 3 का वैल्यू तुम्हें पता है, तो 1 का वैल्यू आराम से तुम निकाल लोगे, 3 का वैल्यू पता है ना, तीनों दिया रहेगा, 1 निकाल लोगे, ठीक है। बट अभी तो हमें सर्किट सिर्फ क्या करना है, इक्विवेलेंट वगैरह हमें सॉल्व करना है, तो इक्विवेलेंट वगैरह अगर हमें सॉल्व करना है तो तुम्हें अननोन रेजिस्टेंस कोई नहीं मिलेगा, चारों नॉन रेजिस्टेंस मिलेगा, चारों को हमें बस सॉल्व करना है, ऊपर में सीरीज आ जाएगा, नीचे सीरीज आ जाएगा, और बाद में दोनों पैरेलल में आ जाएगा। बट इसका एप्लीकेशन ह्यूस्टन ब्रिज जो होता है वो एक प्रिंसिपल होता है, उस प्रिंसिपल से हम लोग ने एक क्या बनाया, एक हम लोग ने इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसका नाम है मीटर ब्रिज, और मीटर ब्रिज से भी हम लोग वही चीज करते हैं, दैट इज अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करते हैं। तो 3 दिया रहेगा, 1 नहीं दिया रहेगा, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हमें सिर्फ सर्किट सॉल्व करना है, जब वो ह्यूस्टन ब्रिज वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज होगा, ठीक है। और अगर वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज नहीं हुआ, अगर ये इंटू ये अगर इक्वल नहीं होता है, तो मैं केवीएल केसीएल पर आने के बाद तुम्हें उसका क्या कर दूंगा, अनवैलेंस, इसको बोलते हैं वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज, वो होगा अनवैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज, उसका भी मैं तुम्हें सिखा दूंगा, टेंशन की बात नहीं है,
ठीक है, स्टार डेल्टा मेथड भी है हमारे पास, और हमारे पास नोडल एनालिसिस करके हम लोग पढ़ेंगे वो भी है हमारे पास, दोनों से मैं समझा दूंगा तुम्हें। ठीक है, चलो आगे देखो। अभी क्वेश्चन करना है, जैसे कि तुमने वेस्टर्न ब्रिज ऐसा देखा, देखो सबको ऐसा दिखता है कि वेस्टर्न ब्रिज ऐसा है, ठीक है, ऐसा है, बैलेंस होने से ऐसा दिखता है, लेकिन तुम्हें ऐसा भी तो ऐसा भी तो हो सकता है वेस्टर्न ब्रिज। ठीक है, ये वेस्टर्न ब्रिज का कॉन्सेप्ट है, देखो कैसे। तो मैंने तुम्हें पोटेंशियल मेथड सिखाया था, तो पोटेंशियल मेथड अगर देखोगे, पोटेंशियल मेथड में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, पोटेंशियल मेथड में मैंने तुम्हें यह सिखाया था, अगर ये पॉइंट ए है, मतलब इस पॉइंट का अगर पोटेंशियल को मैं वी ए मानूं, तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल वी ए हो जाएगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि ये खाली एक हमारे पास क्या है, वायर है, वायर का रेजिस्टेंस हम लोग नहीं मानते, तो ये भी वी ए हो जाएगा, और इस पॉइंट में भी तुम क्या मान सकते हो, वी ए मान सकते हो। समझ आ गया बात? अच्छा, ये वी ए होने से क्या इस पॉइंट में वी ए मान सकते हो, तो आंसर इज नो, क्योंकि रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अच्छा, इधर से भी देख लेते चलो, ये अगर वी है तो इस पॉइंट को भी हम लोग क्या मान सकते हैं, वी मान सकते थे, और इस पॉइंट को भी हम लोग वी मान सकते हैं, यस, बट इस पॉइंट को नहीं मान सकते क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा तो क्या करेंगे, ये पॉइंट भी नहीं पता, और देखो ये पॉइंट भी हमें नहीं पता, तो खुद से मान लेते, चलो एक को सी मान लेते और एक को डी मान लेते खुद से, तो ये वीसी होने से ये भी वीसी हो जाएगा, बट ये वीसी होने से क्या ये वीसी होगा नहीं, तो इधर पे कुछ अलग पॉइंट का नाम दे दो, दैट इज वी डी दे दो, और इस पॉइंट में भी क्या दे दो, वी डी दे दो। ठीक है, दोनों अलग अलग पॉइंट ऐसा दे दिया, तो हमारे पास कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट तो वो लोग ने दिया था, दैट इज ए और बी, और ए और बी के बीच में हमें निकालना है, मतलब ए और बी के बीच में बैटरी लगा हुआ है, बैटरी अगर ए और बी के बीच में लगा हुआ है, तुमने क्या इंट्रोड्यूस किया, सी और डी, तो मैंने हमेशा तुम्हें सिखाया था कि ऐसा तुम ड्रॉ कर लो, हमेशा ए, ठीक है, और बी के बीच में निकालना है ना, तो हमेशा ए और बी लगा के ऐसे वायर दे देना, ताकि तुम्हें पता चले कि इनके बीच में ही बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा इन दोनों के बीच में बैटरी इधर पे लगा हुआ है, और सी और डी अगर खुद ने इंट्रोड्यूस किया, तो सी और डी अगर खुद ने इंट्रोड्यूस किया, तो सी और डी को हमेशा ऊपर और नीचे दे देना। ठीक है, अच्छा तो अभी ऊस्टर्न ब्रिज जैसा ये दिख जाएगा, चलो देखते हैं। तो वी ए और वी सी के बीच में 2IR लगा हुआ है, तो ए और सी, वी ए मतलब ए पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में 2IR लगा हुआ है, तो ए पॉइंट, ठीक है, ये ए हो गया और ये सी हो गया, ए और सी के बीच में कितना लगा हुआ है, 2IR लगा हुआ है, तो इधर मैंने 2IR लिख दिया। फिर अगर देखोगे, ये देखो ए और डी के बीच में आर लगा हुआ है, ए और डी के इधर, ठीक है, ए और डी के अंदर आर लगा हुआ है, तो इधर पे मैंने आर दे दिया। और तुम देखो सी और डी के अंदर 9R लगा हुआ है, सी और डी का पे इधर, सी और डी के बीच में 9R लगा हुआ है। ठीक है, फिर देखो सी और बी के बीच में 6R लगा हुआ है, सी और बी के बीच में 6R लगा हुआ है। ठीक है, फिर अगर देखोगे डी और बी के बीच में, देखो डी और बी के बीच में 3R लगा हुआ है, डी और बी के बीच में 3R लगा हुआ है। ठीक है, तो ये पार्ट अगर तुम्हें दिखाई दिया कि 1 2 3 4 5, इधर पे 5 रेजिस्टेंस है, इधर पे कितना रेजिस्टेंस है, 5 रेजिस्टेंस, तो इधर पे भी कितना होना चाहिए, 5 ही रेजिस्टेंस होना चाहिए। चलो देख लेते, 1 2 3 4 5, यस, नहीं तो एक अगर छूट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, तो इधर पे 5 है, इधर पे भी 5 है, मतलब सब कुछ सही है। तो सबसे पहले ऊस्टर्न ब्रिज ये बन चुका है, ऊस्टर्न ब्रिज जैसा ही तो बन चुका है ये, तो ये ऊस्टर्न ब्रिज ही है। अभी तुम्हें चेक करना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, क्या ये, चेक करो क्या ये बैलेंस ऊस्टर्न ब्रिज है, क्या ये बैलेंस ईस्टर्न ब्रिज है, तो चेक करते ही तुम्हें पता चलेगा हाँ ये बैलेंस ईस्टर्न ब्रिज है। क्यों? क्योंकि डायगोनल अगर इंटू करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, डायगोनल इंटू कर लो, 2IR और 3R, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6R², और 6R और R, तो ये भी आ जाएगा 6R²। मतलब ये वैलेंस ईस्टर्न ब्रिज है, अगर ये वैलेंस ईस्टर्न ब्रिज है तो तुम क्या कर सकते हो, बीच वाला हटा सकते हो, तो तुम्हारा सर्किट अभी क्या हो जाएगा, और छोटा बन जाएगा, और ये छोटा सर्किट को तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 2R, ये आ जाएगा 3R, ये आ जाएगा हमारे पास 6R, और ये आ जाएगा R, इधर से और इधर से। ठीक है, तो देखो करंट इधर से जाएगा तो इन दोनों में सेम जाएगा, तो ये सीरीज में आ गया। ठीक है, ये सीरीज में आ गया, और ये करंट जितना जाएगा इधर पे भी सेम जाएगा, तो ये दोनों भी सीरीज में आ गया, और सीरीज लास्ट में तुम्हें पैरेलल कर देना है। तो ऊपर में आ जाएगा तुम्हारा सीरीज अगर करोगे तो 8R आ जाएगा। ठीक है, तो सीरीज अगर करोगे तो ऐसे ऐसे अभी सिंपल सर्किट बना लेते, तो ये आ जाएगा तुम्हारे लिए 8R, और नीचे अगर देखोगे तो नीचे भी दोनों को प्लस करना है हमें, सीरीज में था। ठीक है, तो ये करोगे तो ये 4R आ जाएगा, तो ये 4R, और दोनों अभी किस में है, पैरेलल में है,
और पैरेलल में होने से तुम्हें पता है ऊपर इंटू करो, ठीक है, दोनों का इंटू करो ऊपर और नीचे प्लस करो, ठीक है। आर आर पैरेलल ऐसे ही तो निकालते थे, ऊपर इंटू और नीचे हमें क्या करना है, दोनों का प्लस। तो ये आ जाएगा ऊपर में 32 आर स्क्वायर और नीचे अगर तुम देखोगे तो आ जाएगा 12 आर, ये आएगा ना, ठीक है। तो इधर से अगर तुम देखोगे तो 32 आर डिवाइडेड बाई 12 आ जाएगा, सही है। तो ये कितना आ जाएगा, 4 से 8 आर, 4 से अगर करेंगे तो 3, तो 8 आर बाई 3 आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन देख लेना, बट कॉन्सेप्ट तुम्हें आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे एक सर्किट को दूसरे सर्किट में चेंज करना होता है, तो दैट हम सब कुछ समझ पाए कि ये सीरीज में है, पैरेलल में है। इधर पे कुछ समझ नहीं आ रहा था सीरीज पैरेलल, बट इसको जब हम लोग ने चेंज किया है ना, पोटेंशियल मेथड का थोड़ा सा यूज किया है हम लोग ने कि इस पॉइंट में है ना से इस पॉइंट में भी ए होगा, इस पॉइंट में भी ए होगा, बट इधर रेजिस्टेंस है तो इधर पे ए नहीं लिख सकते, तो ये अननोन था, तो अननोन मैंने 2 एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ऐसे करके अगर तुम पूरा सर्किट को चेंज करोगे तो ही जाके तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, करंट इन द गिवन सर्किट विल बी, करंट हमें चाहिए। देखो तो सबसे पहले ये देख के तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ह्यूस्टन ब्रिज है, ठीक है, ह्यूस्टन ब्रिज है, नहीं तो आर इक्विवेलेंट। देखो ये 40 वोल्ट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 40 वोल्ट है, ये 40 वोल्ट है, ये करंट जो जा रहा है ना सर्किट में, ये हमें निकालना है। और तुम्हें ये पता है कि करंट अगर निकालना है तो तुम्हें V बाई आर करना पड़ेगा। तो करंट तो पूरा सर्किट का निकालना है ना, पूरा सर्किट का अगर करंट निकालना है तो आर क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट करना पड़ेगा पूरा सर्किट का करंट। तो पूरा सर्किट का करंट में पूरा पोटेंशियल लगाओगे, दैट इज 40 वोल्ट, और पूरा रेजिस्टेंस लगाओगे तो 40 वोल्ट डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट अभी कितना आएगा, आर ई लिख दिया मैंने, तो आर ई कितना आएगा वो बात है। तो आर ई मतलब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना ही हमारा काम है और कुछ नहीं। तो आर ई अगर तुम देखोगे, ये देख के ही अभी तुम्हें पता होना चाहिए कि ये ह्यूस्टन ब्रिज जैसा बनेगा। तो सबसे पहले तुम क्या करो, इस पॉइंट को वी ए नाम दे दो, तो ये पॉइंट भी तुम्हारा वी ए हो जाएगा। जल्दी लिख रहा हूं मैं कि इस पॉइंट का अगर नाम तुम दोगे वी बी, तो इस पॉइंट का भी नाम क्या हो जाएगा, वी बी हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट का हमें कुछ नामकरण करना पड़ेगा खुद से, तो वी सी कर दो, इसको भी वी सी कर दो, और इस पॉइंट का भी कुछ नामकरण करना पड़ेगा क्योंकि ये अलग है, इसको भी वीडी कर दो, ठीक है। ये सब अगर कर लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये डायग्राम कि ए, ठीक है, और ये आ जाएगा तुम्हारा बी, और ए बी के बीच में ही देखो बैटरी लगा हुआ है, तो इसलिए मैं ए बी ऐसा कर दिया। और साथ में अगर तुम देखोगे इधर पे मैंने सी एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया और डी भी एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया। तो तुम्हें बस अभी क्या करना है, ए और सी के बीच में लगा हुआ है 4, तो ए और सी के बीच में 4 लगा लो, ठीक है। ए और डी के बीच में 4 लगा हुआ है, तो ए और डी के बीच में भी 4 लगा लो। और तुम अगर देखोगे ये जो आया, ये 2 लगा हुआ है सी और डी के बीच में, ये तो ऐसे भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये वैलेंस ही होगा, क्योंकि ये भी तुम्हारा देख लो एक बार डायग्राम से, मुझे तो दिख गया कि ये भी 4 वो भी 4, तो मतलब ये भी तुम्हारा कितना लगा हुआ है, 4 ही लगा हुआ है। तो अगर सब 4 अगर लगा हुआ है तो तुम बोल सकते हो कि ये 4 इंटू 4 16, ये 4 इंटू 4 16, मतलब डायगोनली अगर इक्वल हुआ है तो ये वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है। ये क्या है, ये वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज है। डायगोनली जो प्रोडक्ट है वो इक्वल हुआ है, वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज। और वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज होने से हम लोग 2 ओम जो मिडिल में लगा हुआ है ना, इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं या तो इग्नोर कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट करते ही तुम्हारा जो आंसर होगा वो ऐसे आ जाएगा कि इधर पे 4 है, इधर पे 4 है, इधर पे 4 है, इधर पे भी 4 है। तो इधर पे तुम्हें मिल जाएगा कि ए और बी के बीच में ऊपर 2 4 सीरीज में है, देखो ऊपर जो है वो सीरीज में, नीचे जो है वो भी सीरीज में। तो इसका जो नेक्स्ट डायग्राम बनेगा 4 4 का कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा, 4 4 का कितना बन जाएगा, 8 बन जाएगा ना। तो इधर पे 8 ओम आ जाएगा और नीचे में इधर पे कितना आ जाएगा, 8 ओम आ जाएगा, ठीक है। 8 ओम आ गया। तो 8 ओम का अगर पैरेलल निकालोगे तो पैरेलल आ जाएगा 8/2 आ जाएगा ना, 8 2 बार लगा हुआ है, 8 2 बार लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 4 ओम, ठीक है। तो करंट हमें चाहिए था, तो करंट आ जाएगा V बाई आर इक्विवेलेंट। तो आर इक्विवेलेंट जो आया है वो आया है 4, और V जो दिया है वो 40 दिया था शायद, तो 40 डिवाइडेड बाई 4, तो आंसर आ जाएगा 10 एम्पियर करंट इधर से निकला है, ठीक है। इधर से कितना करंट निकला है, 10 एम्पियर करंट इधर से निकला है, ठीक है। तो सर्किट सॉल्व करना आसान हो गया, देख लो।
फिर चलो आगे, हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉल्व करना है हमें। तो कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, ये सोचना पड़ेगा थोड़ा सा हमें, इसको कैसे हमें सॉल्व करना है। ये देख के तुम्हें क्या दिख रहा है, ये दिख रहा होगा कि इस पॉइंट का पोटेंशियल को ए नाम दिया है, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल को मैं वी लिख सकता हूं। ये अगर वी हुआ, पता नहीं ना इधर पे कितना होगा, तो ये पोटेंशियल अगर वीवी होगा तो ये पोटेंशियल भी तो वीवी हो जाएगा ना, समझ आया, क्योंकि स्ट्रेट वायर ही तो है। उसी तरह ये अगर वी ए हुआ तो देखो ये जितना, देखो पूरा सिमेट्रिक है ना, तो ये जितना इधर पे जा रहा है, ये अगर वीवी हुआ तो ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, वीवी तो हो जाएगा, और ये वीवी होने से ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा, वीवी हो जाएगा। क्या तुम्हें दिख रहा है कि वीवी और वीवी के बीच में ये लगा हुआ है, तो ये एक्चुअली सर्किट में कोई काम ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो ही नहीं होगा, ठीक है। चलो हम लोग अभी निकालते, जैसे कि ये अगर इधर पे VC आ रहा है इधर पे, तो इस पॉइंट में भी ये VC आएगा, ठीक है। उसी तरह इस पॉइंट में अगर कुछ इसने पोटेंशियल खाया तो इस पॉइंट में आ जाएगा VC, तो इस पॉइंट में भी आ जाएगा VC, ठीक है। क्या तुम्हें फिर से दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस VC और VC के बीच में लगा हुआ है, तो ये भी इधर पे कुछ काम का नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये VV मैंने लिखा था ना, तो मैं थोड़ा सा नामकरण इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये ए रहने देते और इसको कुछ P नाम दे देते, ठीक है, क्योंकि मैंने गलती से इधर VV लिख दिया, एक्चुअली ये VV होना चाहिए था क्योंकि इधर B दिया था, तो A अभी P कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये VC हो गया, ये इस पॉइंट में ये लेट से कुछ है BP, तो ये तो काम का है, देखो ये BP और VC के बीच में है, BP और VC के बीच में है, तो ये पैरेलल दिख रहा है हमें, हमें थोड़ा बहुत समझ आ रहा है कि ये देखो, ये जैसे कि ये VA के बीच में, ये भी VA और VV के बीच में, तो ये दोनों भी पैरेलल है, और ये देख लो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ठीक है। बहुत सारा इधर पे पैरेलल दिख रहा है। चलो इसको एक सर्किट में हम लोग चेंज कर लेते हैं, जैसे कि ये अगर ए पॉइंट है, ए पॉइंट से आने के बाद ही तुम्हें क्या मिलने वाला है, तुम्हें इधर पे एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है, ठीक है। आते ही तुम्हें इधर पे एक रेजिस्टेंस दिखेगा, ठीक है, तो उसको आर मार्क कर लो, ठीक है। फिर अगर तुम देखोगे साइड में भी एक तुम्हें रेजिस्टेंस मिल जाएगा इधर पे, इसको भी आर मार्क कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये दोनों देखो, इधर आते ही तुम्हें ये दोनों रेजिस्टेंस मिल जाएगा, और ये दोनों रेजिस्टेंस से होते हुए ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तो ये पक्का इनके बीच में ऐसे लगा हुआ रहेगा, तो ये भी आर लगा हुआ है, ठीक है। ये हमें समझ आ गया, ये ऊपर का हो गया। फिर इधर से इस पॉइंट से नीचे आते हुए तुम्हें दो रेजिस्टेंस इधर पे दिखेगा, दोनों पैरेलल में दिख रहा है, देखो सेम है ना, VV तो ये दोनों तो पैरेलल दिख रही रहा है, तो R/2 लिख देते। उसी तरह जब इसके नीचे जब आएंगे, देखो ये जो लगा हुआ है, इसके जब नीचे आएंगे ये भी R/2 आ जाएगा, तो इस साइड R/2, इस साइड भी R/2, ठीक है। तो ऐसे नीचे आया, इधर पे आके इसमें R/2 मुझे मिला, और इसमें आके भी मुझे R/2 मिल गया, और ये दोनों R/2 के नीचे अगर देखोगे ना, तो ये R/2 के नीचे अगर देखोगे ना, ये लगा हुआ है, तो ये एक फिर से मुझे R मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसके नीचे अगर आओगे तो इधर पे R लगा हुआ है, उस साइड से भी R लगा हुआ है, ठीक है। इस साइड से अगर नीचे आओगे तो इस साइड में भी R लगा हुआ है, और इससे नीचे आओगे तो इसमें भी R लगा हुआ है, और इस पॉइंट का नाम है P पॉइंट, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि इधर पे दो वेस्टर्न ब्रिज बन गया, क्योंकि वेस्टर्न ब्रिज का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, तो इसलिए मैं वेस्टर्न ब्रिज से सॉल्व कर रहा हूं। नहीं तो ये सिमेट्री, कोई सोच रहा है सर सिमेट्री सर्किट लगाओ, अभी सिमेट्री रूल सिखाऊंगा मैं, उससे भी ये सॉल्व हो जाएगा आसानी से, ठीक है। अच्छा, तो इधर पे देखना, ये R देखो और ये R/2 देखो, ये R देखो और ये R/2 देखो, ये डायगोनल है, ये भी डायगोनल है, तो मतलब बीच देखो दोनों इक्वल है, डायगोनल प्रोडक्ट करने से इक्वल आ रहा है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, कैंसिल हो जाएगा। उसी तरह जब ये और ये इंटू करोगे और ये इंटू करोगे, फिर से इक्वल आएगा, तो ये कैंसिल, मतलब ये सब है ही नहीं, ये दोनों जो है ना वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाने से हमारा क्या हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। तो इधर पे लिख देना कि इसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज इधर पे बन रहा है, ठीक है। इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में भी एक क्या बन रहा है, बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज। तो इन दोनों को इग्नोर कर दो और करके एक फिगर बनाओ। इग्नोर करने के बाद जो फिगर आएगा वो आएगा A, और इस साइड अगर तुम देखोगे तो आएगा R, इस साइड अगर देखोगे तो आएगा R, और ये बीच में इसको इग्नोर कर दिया तो डायरेक्ट नीचे चले जाना है हमें,
तो ये आ जाएगा R/2, इसको भी इग्नोर इधर से कर दिया गया है, तो इधर पे भी आ जाएगा R/2, ठीक है। इसको भी इग्नोर कर गया R, और एक R इधर पे है और एक R इधर पे है, और लास्ट में जाके ये P पॉइंट में कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ गया और ये भी आ गया, तो ये तो पैरेलल में है, दिख ही रहा है। तो R प्लस R ये सीरीज में ना, ये सबका सीरीज कर लो, ये सबका सीरीज कर लो, और बाद में दोनों का पैरेलल कर लेना, ठीक है। तो बस हो गया। क्या करेंगे, नेक्स्ट डायग्राम बनाएंगे इसका। तो ये R, R/2 और R, तो R 2R हो गया। 2R को जब तुम R/2 से प्लस करोगे तो आ जाएगा 5R/2। तो मतलब ये A है हमारे पास, ये आ जाएगा 5R/2 आ जाएगा, और ये भी आ जाएगा तुम्हारा 5R/2 आ जाएगा, और ये दोनों कनेक्टेड है P पॉइंट से। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें पैरेलल करना है। तो तुम्हें पता है RP होता है R/2, अगर दो बार लगा हुआ है सेम चीज, तो इधर पे आ जाएगा 5R/2 का 2 टाइम्स, 2 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 5R/4। कैलकुलेशन देख लो, तो कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, ठीक है। कैलकुलेशन देख लो, दो स्टोन भी इधर पे बनाए और दोनों बैलेंस फॉर्म में है, इसके वजह से दो रेजिस्टेंस क्या हो गया, इग्नोर हो गया। और उसके बाद अगर तुम देखोगे तो हमारा सीरीज बना है, उसके बाद पैरेलल बन के ये सर्किट सॉल्व हो गया, ठीक है। चलो आगे। हमें अभी सर्कुलर चीजें का, सर्कुलर भी तुम्हारा पास रह सकता है। देखो ये सर्कुलर है, ये सर्कुलर है मतलब सर्कल में ऐसे रेजिस्टेंस दिया हुआ है और तुम्हें R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, R इक्विवेलेंट निकालना है। तब तुम कैसे अप्रोच करोगे, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट अभी सर किसके बीच में निकालना है वो भी तो हमें पता होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट इधर पे मैं नाम कर देता हूं, जैसे कि ये A दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, ठीक है, ये B दिया हुआ है, इस पॉइंट का क्या दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और इस पॉइंट का C दिया हुआ है, ठीक है। किसी भी दो पॉइंट के बीच में तुम क्या कर सकते हो, इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। बट ये सर्कुलर है, तो हम लोग कैसे सोचेंगे इसको, किसी भी दो पॉइंट के बीच में हमें क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो हमने जो सीखा था वैसे ही हमें निकालना पड़ेगा। बट इधर पे सबसे पहले हम लोग चलो दो पॉइंट को डिसाइड करते कि कौन सा दो पॉइंट के बीच में निकालना है। जैसे कि इसका नाम अगर मैंने O दे दिया, क्या दे दिया, O, तो O और D के बीच में हम लोग निकाल लेते। क्या करते हैं हम लोग, O और D के बीच में निकाल लेते, ठीक है। O और D के बीच में हम लोग इसको निकाल लेते तो अच्छा रहेगा। या तो हम लोग क्या करते, P और D के बीच में निकाल लेते, ताकि हमारा क्या हो जाए, उष्टन बीज भी बना हुआ रहे। तो फाइंड R इक्विवेलेंट अक्रॉस, ठीक है। अभी मैं सर्कुलर और भी देने वाला हूं तुम्हें, तो आराम से तुम सीख जाओगे। तो R इक्विवेलेंट अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं, B और D के बीच में निकाल लेते, BD। तो क्या होगा, B और D में तुम्हारे पास एक्चुअली क्या है, करंट इधर से आ रहा है और करंट लास्ट में इधर से निकल रहा है, तो मतलब बैटरी इसमें ही लगा हुआ है। तो जब तुम देखोगे तो तुम्हारे पास क्या मिल जाएगा, तुम्हारे पास ये मिलेगा कि करंट इधर से तो आ रहा है, आके इधर पे थोड़ा सा जा रहा है और इधर पे थोड़ा सा जा रहा है, ऐसे ही तुम्हें दिखाई देगा। लेट्स से ये I1 जा रहा है, इधर पे I2 जा रहा है, ठीक है ना, ऐसा ही तुम्हें दिखाई देगा। और इधर से अगर देखोगे ये आगे जाते रहेगा, ये भी आगे आ जाता रहेगा, और इधर पे और एक तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, और एक तुम्हारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ऊपर वाला अगर तुम देखोगे, ऊपर वाला देखने से तुम्हें ये पता चलेगा कि ये और ये क्या है, ये और ये रेजिस्टेंस है, और साथ में ये और ये रेजिस्टेंस है। दोनों को अगर इंटू करोगे तो R² आएगा, इन दोनों को इंटू करोगे तो R² आएगा, R²। तो ये हो गया तुम्हारा एक वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज। ऊपर में एक वैलेंस ह्यूस्टन ब्रिज बन रहा है, और इधर से मैंने करंट डिवाइड करके इसलिए दिखाया कि इधर से करंट नहीं जा रहा है। मैंने बोला था ना, ह्यूस्टन ब्रिज होने के लिए साइड से करंट जाना चाहिए, मिडिल ब्रांच से करंट नहीं आ रहा है। तो ये जो ब्रांच है इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट, इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर देंगे। और उसी तरह देखो नीचे में भी देखो, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये सेम आ रहा है, तो इसको भी हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो मैंने देखो तुम्हें कितना क्या किया, मैंने तुम्हें बहुत सारा सर्किट ऐसे दिखाई दिया जो देखने से तुम्हें नहीं लगेगा कि ये ह्यूस्टन ब्रिज जैसा दिख रहा है, बट अंदर जाके जब तुम थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो पता चल जाएगा कि ये सब तो ह्यूस्टन ब्रिज का ही क्वेश्चन है। तो ह्यूस्टन ब्रिज अगर ये है तो बस इन दोनों को नेग्लेक्ट कर दो और तुम आंसर निकाल सकते हो आराम से अभी, ठीक है। तो ये है तुम्हारा बी पॉइंट, और बी पॉइंट से ये आ जाएगा तुम्हारा एक रेजिस्टेंस, और इधर से आ जाएगा तुम्हारा दूसरा रेजिस्टेंस,
ठीक है, और कुछ है क्या? हाँ, बीच में ये अगर देखोगे तो ये कनेक्शन तो चला गया, तो ये कुछ आ जाएगा तुम्हारा, और बीच में वो भी रेजिस्टेंस तुम्हारा चला गया। ये भी रेजिस्टेंस तुम्हारा चला गया, उधर से आ जाएगा आर। ऐसा ही कुछ बन जाएगा ना, देख लो, यही चीज बन जाएगा दोनों इग्नोर करने के बाद। तो हो गया तुम्हारा कहानी कि इधर से करंट आके इधर से करंट निकालना है, तो ये बी होने से ये डी पॉइंट है, तो बस हो गया, ये आर हो गया, ये आर हो गया, स्मॉल आर है, सॉरी, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर सीरीज में हो गया, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर सीरीज में हो गया, ये स्मॉल आर और ये स्मॉल आर सीरीज में हो गया, तो तीनों इधर पे, उसके बाद पैरेलल कर देना। ठीक है, तो मैं इसका और एक सर्किट बना लेता हूँ। इट इज क्या हो जाएगा, इधर पे अगर देखोगे तो ट्वाइस आर आ जाएगा, ऊपर अगर देखोगे तो ट्वाइस आर आ जाएगा, नीचे अगर देखोगे तो ट्वाइस आर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा बी और डी पॉइंट के बीच में अगर देखोगे, बी और डी पॉइंट के बीच में अगर देखोगे तो तीनों इधर पे पैरेलल दिख रहा है, ये भी और ये भी। तो पैरेलल अगर दिख रहा है तो तुम्हें पता है तीन रेजिस्टेंसेस है, तो तीन रेजिस्टेंस अगर सिमिलर रेजिस्टेंस तीन बार लगा हुआ है तो हमें पता है कि आर बाई एन का फॉर्मूला होता है, आर इधर पे अगर देखोगे 2r है और एन अगर देखोगे इधर पे 3 है, तो आंसर विल बी 2r/3। आंसर कितना आ जाएगा? 2r/3 आ जाएगा। ठीक है, 2r तीन बार लगा हुआ है पैरेलल में, तो 2r/3 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। जल्दी से इसको नोट कर लो। देखो, सर्कुलर सिस्टम का और एक दो क्वेश्चन हम लोग इधर पे फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, चल लिख देना सर्कुलर सर्किट। कभी कभी सर्कुलर आ जाता है सर्किट और तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है, सर ने तो ये सिखाया है नहीं। तो सर्कुलर ऐसे चीजें रहेगा, और इसमें दे दो ओ पॉइंट। ठीक है, और ये है तुम्हारा ए पॉइंट। ठीक है, ओ ए हो गया, और ये पॉइंट तुम्हारा हो गया बी। ये वाला तुम्हारा पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ, कुछ बी दे देता हूँ। ठीक है, बी दे देता हूँ, और इनके बीच में आर लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, मैं भी लगा दो कुछ, आर लगा दो, मैं भी लगा दो कुछ। तो ये पॉइंट का नाम ओ है, और इसमें भी कुछ आर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा कुछ दिया है, सिंपल है, देख लो, ऐसा कुछ दिया है। तुम्हें चाहिए ओ ए के बीच में फाइंड आर इक्विवेलेंट, फाइंड आर इक्विवेलेंट एक्रॉस। हमेशा याद रखना है, एक्रॉस किसके अबाउट निकालना है, वो इंपॉर्टेंट बात है। ओ ए के अबाउट निकालना है। ओ ए के अबाउट अगर निकालना है तो तुम्हें इधर पे ओ और ए को एक साइड में लिख दो, ओ और ए को, ओ और ए को एक साइड में लिख दो। और तुम्हारे पास अभी क्या पॉइंट आ रहा है, ये देखो, ये अगर बी होगा ना तो ये पॉइंट भी बी होगा, ये अगर बी हुआ ना तो ये पॉइंट बी होगा, ये पॉइंट बी होगा। हर एक पॉइंट को तुम बी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि ये सेम पोटेंशियल में है। देखो, ये तो वायर ही होगा ना, ये एक वायर है, तो ये सेम पोटेंशियल में होगा, तो ये वीवी होने से ये वीवी, ये वीवी, ये वीवी, तो मतलब इसमें और एक पॉइंट आ रहा है, दैट इज वीवी। तो तुम देख सकते हो ओ ए के बीच में आर लगा हुआ है। ठीक है, ओ ए के बीच में सिंपल है सर्किट, आर लगा हुआ है। और ऐसे ही देखो, ओ बी के बीच में आर, ओ बी के बीच में आर, ओ बी के बीच में आर, मतलब ये तुम अगर देखोगे ये सब ओ बी के बीच में लगा हुआ है। ठीक है, ये सब ओ बी के बीच में लगा हुआ है। और तुम्हें लास्ट में देखो, ये सर्किट अगर पूरा अच्छे से सोल्व करना है, लास्ट में तुम क्या करो, ए और बी के बीच में एक आर लगा दो। ठीक है, ये सर्किट को मैंने थोड़ा चेंज किया कि लास्ट में ए और बी के बीच में भी एक आर लगा दिया। ठीक है, क्योंकि ये बी 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 हर पॉइंट में होगा, तो ये ए है, तो मैंने क्या किया, ये बी इधर पे आएगा, ये बी और ये ए के बीच में भी मैंने एक आर लगा दिया, तो जाके तुम्हारा सर्किट अभी अच्छा हो जाएगा। और इधर पे एक आर लगा दो। ठीक है, ये एक्स्ट्रा मैंने ऐड किया है, तो ताकि तुम्हारा आंसर आ जाए। तो ये आंसर अभी कितना आएगा, नहीं तो पहले ओपन सर्किट हो गया था, ये आता ही नहीं, सिर्फ आर ही आता आंसर। ठीक है, पहले आर ही आंसर आता, अभी ए और बी के बीच में भी कुछ कनेक्शन है ना, तो अभी तुम सॉल्व कर सकते हो। ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो ए ओ और ए के बीच में, ओ और बी के बीच में, सॉरी,
ओ और बी के बीच में अगर तुम देखोगे तो इधर पे r/3 लगा हुआ है, क्योंकि r 3 बार लगा हुआ है पैरेलल में, तो r/3 हो गया तुम्हारा। ठीक है, और b और a के बीच में एक लगा हुआ है ना, ठीक है, और इनके बीच में भी एक लगा हुआ है ना r, और इधर से इधर करंट जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर अगर देखोगे तो वो सीरीज में आ गया, तो r/3 ये ऊपर में सीरीज में आ गया ना, क्योंकि करंट ऐसे जाके पूरा सेम जाने वाला है, तो ये सीरीज में आ गया। सीरीज वाला कितना हो जाएगा, r/3 प्लस r हो जाएगा, r/3 प्लस r हो जाएगा तुम्हारा 4r/3, कितना जाएगा 4r/3, और नीचे अगर देखोगे और एक r है, तो ये r हो गया। ठीक है, तो ऐसे ऐसे करंट जा रहा है, जहां पे ये o है और ये a है, और दोनों पैरेलल में है, तो rp अगर निकालोगे तो ऊपर में इंटू करना है और नीचे इनका प्लस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 4r² आ जाएगा, और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि इधर पे मैं 7r लिख दिया, कितना लिख दिया 7r, तो ये आ जाएगा 4r/7, कितना लिख दिया मैंने 4r/7, तो इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है। पर चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और भी क्वेश्चन बनाता हूँ ऐसे ही सर्कुलर। देखो इसमें भी हमें निकालना है, पहले हम लोग रेजिस्टेंस डिसाइड कर लेते, रुको पहले रेजिस्टेंस डिसाइड करते हैं। ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा ये आ जाएगा आर। ठीक है, ऐसा कुछ दिया हुआ है जहां पे सब आर 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 और आर दिया हुआ है। ठीक है, तो तुम्हें अभी क्या निकालना है, तुम्हें ओ और ए के बीच में फिर से निकालना है। ठीक है, फिर से फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ओए, ओए के अक्रॉस निकालना है। तो ओए के अक्रॉस अगर निकालोगे तो सबसे पहले पोटेंशियल देख लो, ये अगर ए पॉइंट होगा तो ये भी तो ए पॉइंट ही होगा, ये अगर ए पॉइंट होगा ये ए होगा, और ये भी कितना हो जाएगा ए पॉइंट ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट का कुछ नामकरण नहीं है, तो इसको मैंने बी पकड़ लिया खुद से, ये क्या पकड़ लिया बी पकड़ लिया। ठीक है, तो हमारे पास इधर पे 3 पॉइंट है, तो तीनों को इधर पे ड्रॉ कर लेते। चलो जैसे कि ओ ए के बीच में ही हमें निकालना है, तो ओ ए बना के हमेशा इधर पे चुटकी दे देना। ठीक है, ऐसे ही मतलब वायर दे देना 2। ठीक है, और उसके बाद बी पॉइंट को इधर पे अगर रखोगे, ये तुम्हारा बी पॉइंट है। ठीक है, अच्छा तो और तो कुछ पॉइंट नहीं है, नहीं है, तो ओ ए के बीच में आर लगा हुआ है, ओ ए के बीच में देखो आर लगा हुआ है, और ओ ए के बीच में आर लगा हुआ है, मतलब इधर पे 3 आर ऐसे लगा हुआ है, और तीनों किस में आ जाएगा पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि तीनों ओ ए के बीच में लगा हुआ। ठीक है, ये 3 हो गया। ओ बी के बीच में आर, ए बी के बीच में आर, ए बी के बीच में आर, ए बी के बीच में 2 आर लगा हुआ है, तो ये आर तो होगा, और साथ में और एक आर भी इसके बीच में लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा और ए बी के बीच में आर, ए बी के बीच में आर, ए बी के बीच में आर, ओ बी के बीच में आर, ओ और बी के बीच में भी आर लगा हुआ है एक, तो ये है। ठीक है, ऐसा कुछ सर्किट बन जाएगा जो कि आसान हो जाएगा, ये r/3 हो जाएगा, ये r/2 हो जाएगा, और ये r हो जाएगा। मतलब ओ ए के बीच में r/3 तुम्हें मिल जाएगा, और ऊपर अगर देखोगे ना तो ये r तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, ये तुम्हें r मिल जाएगा, और ये अगर देखोगे तो ये r/2 मिल जाएगा। ठीक है, और ये अगर देखोगे ये सीरीज में हो गया, ऊपर ऊपर अगर सीरीज में हो जाएगा, इनके बीच में निकालना है, ये बी पॉइंट था हमारा, और ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों सीरीज में हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 3/2, ऐसे करते ना, नीचे आ गया r/3, और ऊपर आ गया तुम्हारा 3r/2। ठीक है, 3r/2 r/3, तो ये आ गया हमारे पास, और इसका जो हम लोग rp निकालेंगे, क्योंकि ये पैरेलल में है, तो ऊपर अगर इंटू करोगे
ठीक है, ऊपर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और नीचे इनको प्लस करना है। नीचे इनको प्लस करना है तो कितना आ जाएगा बोलो, 3r² / 6 और इधर पे भी आ जाएगा तुम्हारा 9 और इधर 2 11, ये आ जाएगा 11 और इधर पे अगर देखोगे थोड़ा सा चेक कर लेना तुम, ठीक है, इधर अगर देखोगे 3r ऐसे आ रहा है क्या, देख लो 3r² / 6 होगा और इधर पे अगर देखोगे 6 लोगे ये 9 आ जाएगा, 11r तो r कैंसिल, 6 कैंसिल, हाँ तो 3r/11 ऐसा कुछ आने वाला है। ठीक है, तो इसको देख लेना। ऐसे अगर सर्कुलर सिस्टम आ गया तो ऐसे ही तुम्हें क्या करना है, पोटेंशियल्स वगैरह देख के इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलो आगे देखो, हमें अभी पढ़ना है सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री जो रूल होता है ना, उसका हमारे पास दो टाइप होता है, एक मिरर सिमेट्री और दूसरा फोल्डिंग सिमेट्री। तो सबसे पहले मैं मिरर सिमेट्री का तुम्हें सिखाता हूं कुछ। देखो, मिरर सिमेट्रिक सिस्टम या तो सिमेट्रिक सर्किट, कोई भी सर्किट अगर सिमेट्री है, देखो इसमें देखो सिमेट्री पूरा दिख रहा होगा तुम्हें, ये इसका सिमेट्री, ठीक है, ये इसका सिमेट्री, ये इसका सिमेट्री, सिमेट्री पूरा सिमेट्री दिख रहा है ना तुम्हें, हाँ दिख रहा है। तो अगर सिमेट्री दिख रहा है, हो सकता है कि ऊस्टर्न ब्रिज भी दिखे। ठीक है, अभी ऊस्टर्न ब्रिज का कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं सीख रहे। ठीक है, हो सकता है कि ऊस्टर्न ब्रिज भी हो इसके अंदर, तो ऊस्टर्न ब्रिज लगा के भी तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, या तो ऐसा बड़ा सर्किट दिया जो पूरा सिमेट्री है, ऊस्टर्न ब्रिज नहीं दिख रहा है, तब जाके तुम्हें दो रूल है हमारे पास जिसको तुम यूज कर सकते हो। एक का नाम है मिरर सिमेट्री और दूसरा का नाम है फोल्डिंग सिमेट्री। तो सिमेट्री के लिए अगर मिरर सिमेट्री का बात करो, मिरर सिमेट्री की बात करने से तुम्हें सबसे पहले यह देखना पड़ेगा कि करंट किसके अबाउट जा रहा है। ठीक है, तो मैं इधर पे दे देता हूं, तुम्हें समझा देता हूं कि ये ए और सी के बीच में मैंने बैटरी लगाया। ठीक है, ए और सी के बीच में। तो इधर पे देखना, करंट इसमें जितना जाएगा, आने के बाद करंट तो डिवाइड हो जाएगा ना। लेट्स से इसमें I1 जा रहा है, इसमें करंट I2 जा रहा है और लेट्स से इसमें करंट I3 जा रहा है। करंट से कुछ इधर पे वो नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस मिरर सिमेट्री है या नहीं है। मिरर सिमेट्री मतलब जो मिरर, एक मिरर लगा हुआ है ऐसा सोचो, मिरर लगा हुआ रहने से क्या होता है, पूरा ऑपोजिट हो जाता है ना। तो पूरा अगर इधर पे एक मिरर तुम सोच लोगे ना, तो ये जो करंट I1 है ना, देखो ये जो करंट I1 है ना, पूरा मिरर सिमेट्री पहले देख लो कि है कि नहीं। देखो इसके अबाउट अगर तुम देखोगे ना, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, तो क्या ये मिरर सिमेट्री नहीं दिख रहा है। इधर अगर एक मिरर लगाओगे तो इसका इमेज इधर दिखेगा, इसका इमेज इधर, इसका इमेज इधर। ठीक है, प्लेन मिरर अगर लगाओगे तो मिरर ये बताता है, मिरर सिमेट्री ये बताता है कि इसमें से जितना करंट आगे फ्लो होगा ना, इसमें से जितना भी करंट आगे फ्लो होगा वो उसका मिरर इमेज से सेम करंट फ्लो होता है। ठीक है, मिरर सिमेट्री में क्या हमें चीज देखना है, सबसे पहले प्लेस अ मिरर, सिमेट्रिकली प्लेस करना ताकि सिमेट्री दिखे, हर जगह सिमेट्री दिखे। ठीक है, प्लेस कर लो एक जगह पे। तो मैंने बी और डी पे अगर एक मिरर रखा तो पूरा सिमेट्री दिखेगा। और इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि मिरर इमेज, जो मिरर इमेज रहेगा ना रेजिस्टेंस का, मिरर इमेज will have same current as the ऑब्जेक्ट के पास, ऑब्जेक्ट मतलब समझ आता है, ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। तो मिरर इमेज, इसका जो मिरर इमेज बना है, इसमें जितना करंट रहेगा उसमें भी उतना ही करंट रहना पड़ेगा। मतलब ये अगर I1 है तो ये I1 इस पॉइंट में जाने के बाद क्या नहीं हो सकता, डिवाइड नहीं हो सकता, क्योंकि ये I1 को इधर से पास होना पड़ेगा, इसको इधर से पास होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है। ये R और ये R देखो मिरर इमेज है, तो अगर ये इसका मिरर इमेज है तो इसमें अगर I1 जा रहा है तो इसमें भी कितना होना पड़ेगा, I1 ही जाना पड़ेगा। उसमें भी कितना जाना पड़ेगा, I1 ही जाना पड़ेगा। तो इसमें भी अगर I1 जाना पड़ रहा है तो इधर से कोई करंट आया ही नहीं है। तो इधर से अगर कोई करंट आया ही नहीं है, मतलब ये जो तुम्हारा जो क्या है, ये जो तुम्हारा जो कनेक्शन है ना इधर पे, वो एक्चुअली इधर पे टूट गया है। ठीक है, इधर पे कनेक्शन क्या करो, ब्रेक कर सकते हो तुम। इधर पे कनेक्शन क्या कर सकते हो, कनेक्शन ब्रेक कर सकते हो, कनेक्शन इधर पे ब्रेक कर सकते हो, क्योंकि करंट तो गया ही नहीं, एक्चुअली इधर करंट जा ही नहीं रहा है। तो मतलब ये कनेक्शन एक्चुअली है ही नहीं, वो फॉल्स कनेक्शन है, ब्रेक कर सकते हो तुम। ठीक है, आराम से ब्रेक कर लेंगे हम लोग। अभी सुनना कि ये जो रेजिस्टेंस है इसका देखो मिरर कौन है, इस रेजिस्टेंस का मिरर इमेज अगर देखोगे ये है। तो मतलब इसमें I2 अगर जा रहा है तो इसमें भी I2 जाना पड़ेगा, समझ आ रहा है, इसमें से भी I2 ही जाना पड़ेगा। तो इसमें अगर I2 जा रहा है तो इसमें से भी I2 ही जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब I2 भी इस पॉइंट में जाके इधर पे भी नहीं गया
और इधर पे भी नहीं गया, मतलब इधर पे भी तुम क्या कर सकते हो, इधर पे भी देखो, इधर पे भी कि ये जो कनेक्शन है ना, इस जगह से और इस जगह से तुम क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो कनेक्शन को, फिर से क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, ऊपर से भी नीचे से भी ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा सेम अगर देखोगे ये i3 होने से इस पॉइंट में भी क्या है, i3 है, तो इसका मिरर इमेज देखोगे तो ये है, तो ये i3 और इस पॉइंट में देखो ये डिवाइड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है, तो ये इधर से ही i3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, चला जाएगा, ये i3 चला गया। मतलब इधर से हमें ये समझ आ गया कि ये जो कनेक्शन है ये भी एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, ये कनेक्शन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो तुम अगर देखोगे ना, इस रेजिस्टेंस के लिए ऊपर से भी कनेक्शन ब्रेक, नीचे से भी कनेक्शन ब्रेक, इसके लिए भी ऊपर से भी कनेक्शन ब्रेक, नीचे से भी कनेक्शन ब्रेक, तो पूरा सर्किट में ये दोनों रेजिस्टेंस कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये सब सर्किट हमें क्या करना, ये क्या करना पड़ रहा है, हमें ब्रेक करना पड़ रहा है। अगर ये ब्रेक करना पड़ रहा है तो नेक्स्ट अगर सर्किट बनाओगे उसमें ये दोनों हटा के तुम बनाना, तो तुम्हारे पास ये सर्किट रह जाएगा, एक रह जाएगा, इधर रह जाएगा, इधर रह जाएगा, इधर रह जाएगा। तो देखो कितना इजी बन गया सर्किट, और अभी तुम इसको सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है ना, आराम से अभी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि करंट इधर से आ रहा होगा, का नाम ए दे देते, का नाम सी दे देते, और इधर से करंट निकल गया, समझ आया, इधर से आके करंट इधर से निकल गया। तो इसमें तो दिख ही रहा है ये दोनों सीरीज में है, नीचे दोनों सीरीज में है, और ये दोनों भी सीरीज में है, तो ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर है, आर है और आर है। तो ऊपर अगर देखोगे तो सीरीज में है, तो सीरीज मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस आर, नीचे अगर तुम देखोगे तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस आर, ठीक है, और इसमें भी अगर तुम दोगे तो ये भी हो जाएगा तुम्हारा ट्वाइस आर, ठीक है, इधर से करंट जाके इधर निकल गया, ठीक है। तो ट्वाइस आर ट्वाइस आर ट्वाइस आर, तो इसमें जो आर इक्वलेंट बनेगा वो बनेगा तुम्हारा आर बाई एन बनता है ना, आर बाई एन, तो इधर पे आर जो है हमारा वो है ट्वाइस आर, और एन जो है वो तुम्हारा 3, ठीक है, सिंपल है। मिरर सिमेट्री, मिरर सिमेट्री देख लो अच्छे से, समझ आए तो बोलो। देखो सिंपल है, आराम से तुम कर लोगे, मुझे पता चल रहा है कि ये I1 जाने से इधर I1 जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिरर इमेज है, इधर से I2 होने से इधर से भी I2 जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिरर सिमेट्री। तो ये रेजिस्टेंस काम का नहीं है, क्योंकि ऊपर का भी कनेक्शन और नीचे का भी कनेक्शन टूट गया है, इधर से I2 जाने से इधर, इधर I3 जाने से इधर से I3 जाना पड़ेगा, तो ये और ये भी रेजिस्टेंस काम का नहीं है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ा था, ब्रेक करना पड़ा था सर्किट से, ठीक है। तो उसी तरह तुम अभी फोल्डिंग सिमेट्री को भी सीख सकते हो, ठीक है। कुछ कुछ जगह में फोल्डिंग और मिरर दोनों तुम यूज कर सकते हो, ठीक है, दोनों यूज कर सकते हो, तब तुम्हारा मर्जी, तुम कोई भी एक यूज कर लेना, ठीक है, मिरर भी यूज कर सकते हो और फोल्डिंग भी यूज कर सकते हो, तो तुम्हारा मर्जी, कोई भी एक यूज कर लेना, ठीक है। तो कभी तुम मिरर से सॉल्व कर लो, कभी तुम फोल्डिंग से सॉल्व कर लो, तुम्हारा मर्जी। जैसे कि यही क्वेश्चन में, ये जो मैंने क्वेश्चन लिया था ना, इसमें मिरर और फोल्डिंग दोनों हो जाता, ठीक है, और दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो तुम्हारा मर्जी, जिससे भी तुम सॉल्व करो आंसर तो सेम ही आने वाला है। तो मैं इसी क्वेश्चन को फिर से मैं फोल्डिंग से सॉल्व करके तुम्हें दिखा रहा हूं। जैसे कि इधर पे अगर फोल्डिंग देखोगे, तो फोल्डिंग के लिए सर इंपॉर्टेंट क्या चीज है वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। फोल्डिंग के लिए सर इंपॉर्टेंट क्या है, फोल्डिंग के लिए अगर इंपॉर्टेंट देखोगे ना, तो फोल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्या होगा, सबसे पहले तुम्हें फोल्डिंग सिमेट्री के लिए एक एक्सिस डिफाइन करना पड़ेगा, और याद रखना जिस जगह में बैटरी, देखो बैटरी एक्चुअली इधर लगा हुआ है और इधर लगा हुआ है, तो फोल्डिंग के लिए, मिरर के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं था, बट फोल्डिंग, अगर तुम्हें फोल्डिंग सिमेट्री यूज करना है तो याद रखना है कि कनेक्टेड बैटरी, कनेक्टेड पॉइंट्स, कनेक्टिंग जो तुम्हारे पास बैटरी है उसके जो पॉइंट्स है ना, उसके जो पॉइंट्स है ना, उस पॉइंट से होते हुए तुम्हारा क्या होना पड़ेगा, एक सिमेट्रिक लाइन, ठीक है, जो कनेक्टिंग बैटरी है उसके जो पॉइंट्स होगा, दोनों पॉइंट्स, ठीक है, इधर पे अगर देखोगे तो ए और सी है, ए एन सी से, ए एन सी से तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, ड्रॉ, ड्रॉ सिमेट्रिक लाइन, एंड देन, ठीक है, सिमेट्रिक लाइन ड्रॉ कर लिया तुमने, देन जस्ट
fold entire circuit about that line, उस लाइन के अबाउट पूरा एंटायर सर्किट को तुम एक बार फोल्ड करके देखो, ठीक है। अगर सिमेट्री दिखा, मतलब सेम सेम रेजिस्टेंस, सेम सेम पॉइंट्स, अगर ऐसा दिखा कि सिमेट्री है, तो तुम फोल्डिंग सिमेट्री को यूज कर सकते हो, ठीक है। इफ सर्किट इज सिमेट्रिक, इफ सर्किट इज सिमेट्रिक मतलब आफ्टर जो तुमने फोल्ड किया उसके बाद अगर सर्किट सिमेट्रिक ही रह गया, ठीक है, अगर सिमेट्रिक रह गया, देन वी कैन यूज फोल्डिंग सिमेट्री, नहीं तो मिरर कर लेना, अगर पूरा सब कुछ सही जा रहा है तो फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर के लिए भी मिरर सिमेट्री होना जरूरी है, ऐसा कि सिमेट्री नहीं हो रहा है, आर का 2 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा, आर का आर ही आना पड़ेगा। फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है, जो मैंने इधर पे तुम्हें बताया, देखो इधर अगर देखोगे ना तो आर का आर ही होना चाहिए। देखो मिरर, इधर अगर एक मिरर लगा हुआ है, आर का इधर पे 2R लिखा है, तो ये मिरर सिमेट्री नहीं है। उसी तरह तुम्हें इधर पे एक इंपॉर्टेंट चीज इधर पे जो ध्यान देना पड़ता है, डेट इज हमेशा फोल्डिंग सिमेट्री कौन सा पॉइंट्स के बीच में लगेगा, जिस पॉइंट के बीच में कनेक्टिंग बैटरी है, मतलब बैटरी जिस पॉइंट के अबाउट कनेक्टेड है, उस पॉइंट के अबाउट ही तुम्हें एक लाइन खींचना है, और वो जो लाइन है, जैसे कि अभी हमारा जो लाइन है वो ये हो जाएगा, और ये लाइन से तुम्हें क्या करना है, पूरा सर्किट को फोल्ड करना है अबाउट दैट लाइन। तो देखो इस लाइन के अबाउट तुम अगर पूरा सर्किट को फोल्ड करोगे तो क्या हो जाएगा, डी जो है ना पॉइंट, ये डी पॉइंट बी के साथ जाके कनेक्ट होगा, ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा, ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी के साथ, देखो डी बी के साथ जाके कनेक्ट होगा, डी क्या हो जाएगा, बी के साथ जाके कनेक्ट होगा, और ये आर इसके आर के ऊपर जाएगा। देखो ऐसे 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 फोल्ड कर लो इसको, ऐसे ऐसे फोल्ड कर लो अबाउट दिस लाइन, ऐसे फोल्ड कर लो, ये आर इस आर में जाएगा, ये आर इसमें आर में जाएगा, ये आर इस आर में जाएगा। समझ आया बात? तो मतलब जो जो पॉइंट, जैसे कि ये डी पॉइंट बी पॉइंट के साथ जाके कनेक्ट हो रहा है, जो जो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, जो जो पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, जो जो पॉइंट्स कनेक्ट हो रहा है फोल्डिंग के बाद, ठीक है, कनेक्ट हो रहे हैं, उनका पोटेंशियल सेम होगा, उनका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, सेम, उनका पोटेंशियल को सेम करना है, ठीक है। नहीं तो ये कनेक्ट ही नहीं होता अगर सेम पोटेंशियल नहीं होता, कनेक्ट करना है, सिमेट्री है इसके लिए सेम पोटेंशियल होना चाहिए, ठीक है। बस ये तुम्हें दिमाग में रखना है। तो इधर पे अगर तुम देखोगे नेक्स्ट सर्किट अगर इसका बनाओगे ना, इसमें नेक्स्ट सर्किट अगर बनाओगे तो तुम्हारे पास ये आर और ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है ना वो बराबर हो चुका है, ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल बराबर हो चुका है। तो नेक्स्ट सर्किट में तुम इसका नाम दे सकते हो, जैसे कि एक्स नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल अगर वी एक्स हो रहा है तो इसका भी पोटेंशियल क्या हो रहा है, क्योंकि ये दोनों फोल्ड करने के बाद ये दोनों क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, दोनों एक जगह पे कनेक्ट हो रहा है, मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो गया है। तो मतलब ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है, ये भी देखो ए और एक्स के बीच में लगा हुआ है, मतलब ये दोनों जो रेजिस्टेंस है होल्ड करने के बाद जो जो रेजिस्टेंस एक साथ कनेक्ट हो रहा है, रेजिस्टेंस जो जो एक साथ कनेक्ट हो रहा है वो सब पैरेलल में हो जाता है, ठीक है। जैसे कि देख लो इधर पे, जैसे कि ये ओ पॉइंट है, ये क्या है, ओ पॉइंट है, और ये एक्स है, ओ और एक्स के बीच में आर लगा हुआ है, ओ और ये भी तो एक्स हो गया ना क्योंकि सेम पोटेंशियल है, तो आर लगा हुआ है। देखो ओ और एक्स के बीच में आर लगा हुआ है, और ओ और वी एक्स के बीच में फिर से आर लगा हुआ है, मतलब ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में कनेक्टेड है। मतलब इसको फोल्ड करने के बाद जो भी रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, देखो ये वी एक्स और सी के बीच में लगा हुआ है, और इधर पे भी देखो वी एक्स और सी के बीच में लगा हुआ है, तो मतलब ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है, समझा। तो जो जो रेजिस्टेंस एक बार क्या करने से, एक बार फोल्ड करने से जो जो रेजिस्टेंस एक दूसरे के ऊपर आ रहा है वो सब अगर सिमेट्री है, जैसे कि ये 2R ये R तो नहीं चलेगा, ये RR होना चाहिए, तो RR अगर है तो R/2 क्योंकि पैरेलल में हो जाता है। तो मतलब पूरा अगर सर्किट देखोगे ना, एंटायर सर्किट अगर देखोगे तो तुम्हें बस क्या मिल जाएगा, तुम्हें बस ये मिल जाएगा। देखो पूरा सर्किट को मैं बनाता हूँ अभी, देखना ये सर्किट में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इतना दिखेगा, मैं तुम्हें समझा दिया कि ये
सीरीज में है, ये सॉरी पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि सेम पोटेंशियल के बीच में, सेम पोटेंशियल के बीच में ये सेम पोटेंशियल, ये सेम पोटेंशियल, ये पैरेलल, ये सेम पोटेंशियल, ये भी सेम पोटेंशियल, तो ये पैरेलल हो गया। ठीक है, तो सिंपल बात ये हो गया कि ये और ये अगर पैरेलल होगा ना तो तुम्हें इधर पे R/2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो बार सेम रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो R/2। ये और ये भी पैरेलल है, मतलब फोल्डिंग सिमेट्री में आधा सर्किट को गायब कर देना है, क्योंकि आधा सर्किट के साथ, नीचे का आधा सर्किट ऊपर का आधा सर्किट के साथ पैरेलल में हो जाता है, तो इसको गायब कर दो तो तुम्हारा जो आंसर आएगा ना वो ऐसा आ जाएगा, R/2 इधर आएगा, इधर पे भी तुम्हारा R/2 आ जाएगा। देखो ये R/2 आ गया इन दोनों का, ये कनेक्ट करो तो फिर से बीच में भी एक R/2 आ जाएगा। ठीक है सर, इन दोनों ने क्या गलती किया? अरे ये दोनों तो फोल्डिंग लाइन में है ना, तो इनको तो रखना पड़ेगा, इनको ये लोग जैसे थे ऐसे ही रख दो। दैट इज इधर R लगा हुआ था और इधर पे भी R लगा हुआ था, और अभी तुम क्या कर सकते हो, पूरा सर्किट को सॉल्व कर सकते हो। A और C के बीच में था ये सब कहानी, A और C के बीच में। ठीक है, अभी ये पूरा सर्किट को तुम्हें सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी देखो जैसे फोल्डिंग हो गया, कभी कभी क्या होगा, फोल्डिंग के साथ मिरर को भी यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने मिरर सबसे पहले सिखाया, डायरेक्ट फोल्डिंग नहीं सिखाया। जैसे कि इधर से करंट जाएगा, देखो इधर से करंट जाएगा और इधर से करंट जाएगा, ये जो करंट I1 जाएगा ना, इसका देखो इधर अगर एक मिरर रखोगे तो ये इसका क्या हो जाएगा, मिरर इमेज हो जाएगा, क्योंकि R/2 पूरा मिरर। ठीक है, मतलब इधर पे जितना करंट जाएगा I1, इसमें भी सेम करंट I1 ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है, ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, उसी तरह अगर इसमें मिरर रखोगे, ये R है, ये R है, इसमें जितना अगर करंट I2 जा रहा है तो इसमें भी I2 ही करंट जाना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है। ठीक है, तो मतलब तुम्हें ये समझ आ रहा है कि ये जो में जो R/2 है ना वो एक्चुअली कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इधर से एक कनेक्शन है, इधर से एक कनेक्शन है, दोनों को क्या करना पड़ेगा, हटा देना पड़ेगा, क्योंकि करंट देखो I2 ऐसे जा रहा है, I1 ऐसे जा रहा है, इसमें से कोई करंट ही नहीं जा रहा है। मतलब ये जो या तो तुम बैलेंस स्टोन ब्रिज कर लो, ये R/2 R, देखो ये देखो डायगोनली क्या आ रहा है, डायगोनली रेजिस्टेंस का जो मल्टीप्लीकेशन हुआ सेम आ रहा है, तो डायगोनली अगर मल्टीप्लीकेशन सेम आ रहा है तो बीच का रेजिस्टेंस को गायब कर दो, वो भी तुम कर सकते हो, या तो मिरर लगा सकते हो। अभी तुम्हारे पास ज्यादा ऑप्शन हो गया, तो मिरर अगर लगाओगे तो भी तुम्हारा चल जाएगा कि ये इसका कनेक्शन को हटाना है, या तो तुम बैलेंस स्टोन ब्रिज का कहानी देख लो तो भी तुम्हें इसको हटाना पड़ेगा। तो ये अगर हट जाएगा तो ऊपर में आ जाएगा R/2, ऊपर में क्या आ जाएगा, इधर R/2 आएगा, ऊपर में ये सीरीज में आ जाएगा ना R/2, ये R/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा R/2 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे अगर तुम देखोगे ये R आ जाएगा और ये R आ जाएगा, ये A है और ये C है। ठीक है, तो बस हो गया। अभी क्या हो गया कि ऊपर में ये सीरीज में है और नीचे में ये सीरीज में, तो R/2 का सीरीज में आ जाएगा R। ठीक है, R आ गया, और नीचे R का कितना आ जाएगा, 2 R आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा पैरेलल ना, तो पैरेलल में ऊपर में इंटू करना होता है, R और 2R का इंटू कर दो ऊपर में, और नीचे में दोनों को प्लस करना होता है, R और 2R का प्लस कर दो, तो आंसर जो आएगा वो 2R/3 आ जाएगा। बस हो गया आंसर, सिंपल है। ठीक है, यही तो आया था आंसर सेम ही आएगा, आंसर में चेंज नहीं आएगा, 2R/3। इधर पे मिरर भी यूज कर सकते हो, या तो तुम वैलेंस स्टोन ब्रिज का यूज कर सकते हो। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फोल्डिंग जो लाइन होगा वो हमेशा कनेक्टिंग जहां पे भी बैटरी जहां पे भी कनेक्ट है, देखो इधर पे मैंने वायर मार के तुम्हें समझाया, तो जहां पे भी कनेक्टिंग है वो कनेक्टिंग से उसको फोल्ड करना है, उसमें ही फोल्ड करना है। उसमें अगर फोल्ड करोगे तो तुम्हारा R का R/2 हो जाएगा, R का R/2 हो जाएगा, R का R/2 हो जाएगा, क्योंकि ये सब पैरेलल में आ जाता है। आधा सर्किट को गायब कर दिया मैंने, आधा सर्किट को गायब कर दिया। याद रखना, फोल्डिंग लाइन में जो है उनको लिखना है, उनको छोड़ नहीं देना है। ठीक है, चलो और क्वेश्चंस करते हो तो समझते हैं। देखो तुम्हारा मर्जी, कुछ भी यूज कर सकते हो, मिरर भी, अगर मिरर लग रहा है तो मिरर यूज करो, और अगर फोल्डिंग लग रहा है तो फोल्डिंग यूज करो। फोल्डिंग थोड़ा सा आसान है, ठीक है, काफी बड़ा सर्किट अगर है तो फोल्डिंग आसान है, क्योंकि कितना करंट देखते रहोगे, फोल्डिंग ही आसान हो जाएगा तब। ठीक है, तुम दोनों यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, इसमें भी दोनों यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो चलो एक बार हम लोग फोल्डिंग यूज करते हैं और एक बार इसको मिरर से करते हैं, दोनों करके देखते हैं। चलो एक बार जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये तुम्हारा A और C के बीच में निकालना है, ये A है ये C है। ठीक है, A और C के बीच में, और कुछ कुछ जगह में फोल्डिंग काम का नहीं होगा, ठीक है, मिरर काम का आएगा। कुछ कुछ जगह में मिरर और फोल्डिंग दोनों काम का आएगा। ठीक है, मिरर ज्यादातर काम का आएगा, क्योंकि सिमेट्री अगर बीच में से है तो जाके फोल्डिंग तुम कर सकते हो, क्योंकि ये जो मैंने लाइन बनाया, इस लाइन के अबाउट अगर तुम इसको पूरा क्या कर दोगे, ये फोल्डिंग हो गया तुम्हारा, ये फोल्डिंग के लिए ये मैंने एक्सिस बना दिया। ठीक है, ये एक्सिस के अबाउट अगर तुमने पूरा एक्सिस लाइन के अबाउट तुमने पूरा इसको
फोल्ड कर दिया तो ये इसके साथ कॉन्टेक्ट में आएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा, ये इसके साथ आएगा और ये इसके साथ आएगा। तो पूरा चीज को बना लो एक बार। क्या करो, पूरा चीज को आधा, मतलब ये सर्किट आधा हो जाएगा, आधा अगर हो जाएगा तो पूरा सर्किट को बना लो। ठीक है, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, इसका ये पॉइंट और ये पॉइंट भी कनेक्ट हो रहा है तो इसका भी पोटेंशियल बराबर हो जाएगा और सब पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था लॉजिक, अभी बस तुम्हें को आधा सर्किट में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि ये R/2 ही हो जाएगा, ये R/2 हो गया इन दोनों का कनेक्शन से। और उसके बाद अगर तुम आगे जाओगे इधर पे R/2 दिखेगा तुम्हें। ठीक है, तो थोड़ा और बड़ा करके बनाते, ये A है, ये आ जाएगा तुम्हारे लिए R/2, ये आ गया हमारे लिए R/2 आ गया। अच्छा, ये R/2 आ गया तो इधर पे भी ये जो हम लोग करेंगे, ये पॉइंट C है, ये भी R/2 ही आने वाला है। ठीक है, C पॉइंट है। और अगर तुम देखोगे तो क्या होगा, ये चला गया इन दोनों के बीच में, तो इधर से एक R आ रहा है, नहीं R नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जब फोल्ड करोगे तो ये दोनों भी R/2 हो जाएगा, तो बीच में से भी एक R/2 आ रहा है, ऐसे ये भी R/2 आ रहा है। और इधर से अगर तुम देखोगे इधर पे और एक आ रहा है, ये भी R/2 आ रहा है। अच्छा, ये इसका कुछ नहीं है, देखो ये किसी के साथ कनेक्ट नहीं हुआ है, तो ये R ही रख दो, इधर पे कितना रख दोगे, R ही रख दोगे, इसको R ही रख देना है, ये A पॉइंट। ठीक है, अच्छा इधर से भी सेम होएगा, ये R ही रहेगा, लेकिन ये R/2 है, ये R/2 है। बस ये है तुम्हारा सर्किट, बीच में तो कुछ है नहीं, खाली है। तो ये सर्किट देखो मैंने कैसे आधा सर्किट में कन्वर्ट कर दिया। ये अगर आधा सर्किट बन चुका है तो तुम्हें इधर पे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इधर से और इधर से कनेक्शन है। ठीक है, और थोड़ा सा अगर देखोगे तो देख लो ये क्या बन रहा है, देख लो पहले ये क्या बन रहा है, हमें A और C पॉइंट के बीच में निकालना है। ठीक है ना, तो ये क्या बन रहा है, R/2 ये ऊपर R/2। ठीक है, ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा 3R/2। ठीक है, ये सीरीज में हो गया, देख लो ये दोनों सीरीज में हो गया और ये दोनों भी सीरीज में हो गया, क्योंकि करंट इधर से जितना जाएगा इधर से उतना ही जाना पड़ेगा, तो ये दोनों सीरीज में हो गया 3R/2, ये भी ये R/2 बीच में R/2। ठीक है, तो इसको अगर थोड़ा सा भी अच्छे से बनाए तो इधर पे तुम्हें 3R/2 मिल जाएगा। ठीक ना, और ये एक पॉइंट है, इसके बाद से तुम्हें फिर से 3R/2 उस साइड में भी मिल जाएगा। ठीक है, ये C पॉइंट है और ये A पॉइंट है। ठीक है, और इसके बीच में अगर तुम देखोगे ऐसे R/2 मिल जाएगा और ये जो R/2 है वो इधर पे मिल जाएगा, इधर से भी एक R/2 तुम्हें मिल जाएगा। तो अगर अच्छे से देखोगे ये फिर से मिरर सिमेट्री लगाओ, या तो इधर पे तुम डायरेक्ट तुम ऊस्टर्न ब्रिज लगाओ, ये वैलेंस ऊस्टर्न ब्रिज है क्या देख लो, ये इंटू करो और ये इंटू करो, यस दोनों इंटू करने से सेम आ जाएगा, तो बीच वाला कनेक्शन को हटा दो, तो ऊपर में तुम्हारा क्या हो जाएगा, A और C के बीच में अगर तुम देखोगे, ऊपर में अगर तुम देखोगे ये A और C के बीच में है ना, तो A और C के बीच में अगर देखोगे ऊपर में ये दोनों सीरीज में आ जाएगा, R/2 का क्या हो जाएगा, सीरीज हो जाएगा। ठीक है, और नीचे में अगर देखोगे 3R/2 ऐसे सीरीज में आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा C पॉइंट। ठीक है, ऊपर में R/2 नीचे 3R/2 तो सीरीज में अगर आ रहा है, ऊपर में अगर सीरीज में आ रहा है, नीचे में भी सीरीज में आ रहा है, ऊपर सीरीज आ जाएगा R। ठीक है, ये A पॉइंट है, ऊपर में कितना आ जाएगा, R/2 का आ जाएगा R, और नीचे अगर देखोगे 3R/2 का कितना आ जाएगा, 3R। ठीक है, 3R/2 प्लस अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। ठीक है, तो R और 3R का तुम्हें क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल, तो पैरेलल अगर करोगे 3R इंटू R डिवाइडेड बाई 3R प्लस R दैट इज 4R। ठीक है, ऊपर इंटू नीचे प्लस ऐसे करते हैं ना हम लोग, तो R कैंसिल आउट होगा और ये आंसर आ जाएगा 3R/4 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आसानी से सॉल्व हो सकता है। इसमें हम लोग ने क्या यूज किया है, फोल्डिंग सिमेट्री यूज करके किया है। फोल्डिंग सिमेट्री तुम्हारा मर्जी, तुम क्या भी कुछ भी कर सकते हो इधर पे, तो फोल्डिंग सिमेट्री यूज कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ज्यादातर यही
यूज होता है अगर बहुत बड़ा सर्किट हुआ और बीच में से अगर बैटरी लगा हुआ है तो ज़्यादातर फोल्डिंग ही होगा, नहीं तो मिरर भी तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है, इधर मिरर भी तुम कर सकते थे कि इसमें जितना करंट जा रहा है इसका जो मिरर देखो, इसके अबाउट देखोगे इसका मिरर बनेगा, तो इसमें जितना करंट जाएगा इसमें सेम करंट जाना पड़ेगा, और इसमें जितना करंट जाएगा इसमें सेम करंट जाना पड़ेगा, इसमें जितना करंट जाएगा इसमें सेम करंट जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके तुम देख सकते हो, इसमें जितना करंट जाएगा ऐसे होके इसमें आना पड़ेगा, इधर आधा आधा हो जाएगा, देखो इधर आके आधा जाएगा और इधर होके आधा जाएगा, तो जाके तो ये और ये कनेक्शन को हटाना पड़ता। ठीक है, क्योंकि आधा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, आधा करंट इधर से फ्लो हो जाएगा, तो ही तो जाके इसमें करंट आई, इसमें करंट आई होगा, तो मतलब ये और ये इसको, क्योंकि इधर से पूरा करंट जा रहा है तो ये और इसको हटा दोगे तो अपने आप फिर से सोल्व होके यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो, जेई में भी पूछा है, इस बार ही पूछा है कि हमें चाहिए ए और बी पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो ए और बी पॉइंट, ए किधर है, ये ए है, ये ए है और ये बी है, ए और बी पॉइंट के बीच का हमें क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए। ये आर है, ये आर है, ये आर है, ये आर है, आर है और ये भी आर ही है। ठीक है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट इनटू ट्रायंगुलर पिरामिड एज शोन इन फिगर। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, अच्छा रेजिस्टेंस आर नहीं है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, विथ इस सेगमेंट हैविंग सेम लेंथ, तो लेंथ अगर इस सेगमेंट में सेम है तो इधर पे कितना रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4 5 6 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो 6 रेजिस्टेंस है तो R/6 हो जाएगा, क्योंकि R को मैंने 6 सेगमेंट में इधर पे तोड़ के लगा दिया। ठीक है, तो R/6 हम लोग इधर पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, R/6 हो जाएगा। तो ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा वो हमें निकालना है। देखो क्या इधर पे फोल्डिंग सिमेट्री यूज कर सकते हो, देखो इधर ऐसे अगर मारोगे तो फोल्डिंग सिमेट्री तो यूज नहीं होगा, क्योंकि ये नीचे वाला पॉइंट है, तो फोल्ड किसके साथ करोगे, नीचे फोल्डिंग सिमेट्री के लिए पूरा ये बीच में होना पड़ता था और तुम फोल्ड कर पाते, तो इधर पे फोल्डिंग सिमेट्री नहीं लगेगा। क्या इधर पे मिरर सिमेट्री यूज कर सकते हो, यस मिरर सिमेट्री इधर पे यूज कर सकते हैं। जल्दी से कर लो, देखो इधर पे जितना करंट जाएगा, लेट से I1 जा रहा है, इधर पे जितना करंट जाएगा लेट से I2 जा रहा है, और इधर पे जितना करंट जा रहा है लेट से I3 जा रहा है। ठीक है, इधर पे जो करंट जाएगा वो तो डायरेक्ट चला जाएगा, क्योंकि इसका कोई इधर पे मिरर नहीं दिख रहा है इतना। लेकिन इधर पे अगर एक लाइन तुम ड्रॉ करोगे, जो मैं लाइन अभी ड्रॉ कर रहा हूं, इसके अबाउट अगर तुम देखोगे ना तो ये पूरा मिरर सिमेट्री बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मिरर सिमेट्री इधर पे तुम्हें दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा सर, ये मिरर है ना, तो इसको पूरा इधर से देख लो, ये R/6 का, ये R/6, ये R/6 का, ये R/6, तो ये क्या हो गया, इमेज हो गया, इसका ये इमेज हो गया। और तुम्हें पता है कि इमेज अगर होता है तो इमेज में क्या होता है, इमेज अगर होता है तो इसमें क्या होता है, सेम करंट फ्लो होता है। तो इसमें I3 अगर जा रहा है तो मिरर इमेज में I3 अगर इसमें जा रहा है तो मिरर में क्या हो जाना पड़ेगा, इसका जो इमेज होगा इसका इमेज में भी कितना जाना पड़ेगा, I3 जाना पड़ेगा। जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज ये है, तो ऑब्जेक्ट में अगर सेम करंट I3 जा रहा है तो इमेज में भी I3 जाना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह देखो इसका इमेज ये बन रहा है, तो इधर पे I2 अगर जा रहा है, इसमें अगर I2 जा रहा है, I2 अगर इसमें से जा रहा है तो इसमें से भी I2 ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का जो इमेज है, इमेज में सेम करंट ही जाना पड़ता है, तो ये I2 ही जाना पड़ेगा। इसमें से I2 जा रहा है तो इसमें से भी I2 ही जाना पड़ेगा। ठीक है, और कुछ I1 तो डायरेक्ट चला गया। ठीक है, तो इधर पे अगर देखोगे ना तो ये करंट इधर पे ऐसे चला जा रहा है, ये करंट इधर पे ऐसे चला जा रहा है, तो ये रेजिस्टेंस जो है ना वो ऐसे ही बैठा हुआ है, क्योंकि इसमें कोई करंट जा ही नहीं रहा है, ऊपर से भी नहीं आ रहा है, नीचे से भी नहीं जा रहा है। तो मतलब ये रेजिस्टेंस को तुम हटा सकते हो, और हटा के तुम आराम से ए और बी के बीच में सिंपली तुम डायग्राम बना सकते हो और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखो ए और बी के बीच में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो कि R/6 का है। ठीक है, अच्छा अभी ऊपर जाओ, ऊपर जाने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि इधर पे जितना जा रहा है ना उधर पे उतना ही जा रहा है तुम्हारा करंट सेम जा रहा है, मतलब ये दोनों सीरीज में आ जाएगा। ये R/6 और ये R/6 में जितना करंट जा रहा है ना वो सीरीज में आ जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन अभी टूट गया ना, तो इसके वजह से इधर पे अगर देखोगे तो ये गंदा हो गया थोड़ा सा, इधर अगर देखोगे ना तो इधर पे R/6 और करंट पूरा ऐसे जा रहा है, तो ये R/6 ये R/6 भी हमें ड्रॉ करना है इधर पे। कैसे करूँ, ऊपर ऐसे कर दूं क्या, एक ही तो बात है, इधर R/6 और इधर R/6 एक ही बात है। ठीक है, तो जगह नहीं था इसलिए मैंने थोड़ा, तुम कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो, दोनों सीरीज में है वो तुम्हें पता होना चाहिए। ये दोनों अगर सीरीज में है तो ये दोनों भी सीरीज में, और इसके साथ सब पैरेलल में हो जाएगा। सीरीज में होने से ये R/3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर में कितना लिख सकते हो, R/3 लिख सकते हो।
ऊपर में क्या लिख सकते हो, r/6। और ये अगर सीरीज में है तो ये भी r/3 हो जाएगा, ये भी r/3 हो जाएगा, और नीचे r/6 पहले से था, r/6 पहले से था। ठीक है, तो ये तुम्हारा ए पॉइंट है, ये तुम्हारा बी पॉइंट है। अभी 3 है तुम्हारे पास, तो कैसे करोगे, तीनों अलग अलग है, ये दोनों सेम है और ये अलग है। तो सबसे पहले एक दिमाग लगाओ, सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो। ये दोनों तो पैरेलल है ना, ये दोनों, इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो r/3 का कितना हो जाएगा वो मुझे बताओ। r/3 दो बार लगा हुआ है, r/3 कितना बार लगा हुआ है, 2 बार लगा हुआ है, तो कितना लिख सकते हो, ये r/ कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये भी r/6 नीचे से था पहले से। इन दोनों को अगर पैरेलल तुम सॉल्व करोगे, इन दोनों को अगर तुम पैरेलल सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, इन दोनों का rp आ जाएगा ना। rp इक्वल टू क्या होता है, r/n ही तो होता है। तो इधर पे r/ कितना है, 3a/2 करेंगे ना, 2 बार लगा हुआ है ना r/3, तो ये कितना आ जाएगा, r/6 ही तो आ जाएगा। तो यही तो मैंने लिख दिया, और r/6 फिर से पैरेलल आ गया, इन दोनों को हटा के r/6 लिखा, और r/3 के साथ, सॉरी ये r/3 है क्या, नहीं, r/3 का r/6 आया है, और ये r/6 इधर पे है। तो r/6 का पैरेलल चाहिए, तो पैरेलल में वही होता है, दैट इज r/n का फॉर्मूला है। r हमारा कितना है, r/6 है, और n कितना है, 2 बार लगा हुआ, तो r/12 आ जाएगा आंसर। और तुम्हें जो चाहिए वो है r/n के साथ इसको इक्वल करना था, तो r कैंसिल, तो n का वैल्यू इधर पे 12 आ जाएगा। ठीक है, n का वैल्यू इधर पे 12 आ जाएगा। पहले ये भी तुम्हें देखना था कि ये जो r है ना वो बेंट होके 6 सेगमेंट में इधर पे एक पिरामिड बनाया, तो 6 सेगमेंट में अगर बना है तो सबका अगर सेम लेंथ है तो सबका रेजिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इधर पे चेंज नहीं हुआ है। तो इसलिए मैंने इधर पे सबको r/6 क्योंकि 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 है, तो r/6 कर दिया। उसके बाद पूरा सर्किट को सॉल्व किया, सर्किट को सॉल्व करने के बाद R इक्विवेलेंट निकाला, और वो R इक्विवेलेंट को उन्होंने बताया कि r/n है, तो r/n के साथ बराबर करके n का वैल्यू हमें मिल गया 12। ठीक है, चलो आगे देखो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये 2023 में आया था, इक्विवेलेंट हमें निकालना है ए और बी में। फिर से देखो सेम ही क्वेश्चन है, अभी जैसे हम लोग ने किया था सेम क्वेश्चन है, 25 में आया, और ये तुम्हारा 20 इसमें है, 23 में है, बस सेम क्वेश्चन है। इसमें फोल्डिंग सिमेट्री लगा सकते हो क्या, नहीं, क्योंकि इधर पे अगर लाइन खींचोगे, हमेशा ए और बी के बीच में लाइन खींचना है, तो फोल्डिंग तो लगेगा नहीं, क्योंकि नीचे कोई सर्किट ही नहीं है, तो फोल्ड किसको करोगे। लेकिन इधर से अगर तुम देखोगे तो ये फिर से तुम्हारा मिरर सर्किट का, मिरर सिमेट्री का क्वेश्चन है, तो इधर पे अगर मिरर लगा दोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये देखो 4 4 के साथ ये फिर से क्या हो जाएगा, मिरर सिमेट्री। और इसका अगर डायग्राम हमें बनाना है, इसका डायग्राम मिरर सिमेट्री मतलब इधर से जितना करंट पास होगा, लेट्स से I1, तो इधर से भी इसके मिरर इमेज से भी सेम करंट पास होना है I1। ठीक है, इससे कितना करंट गया, I1 करंट गया ना, तो इसके मिरर जो इमेज होगा इससे भी सेम करंट जाना है। इसमें अगर देखोगे, इसमें से लेट्स से I2 करंट गया, तो यही करंट इधर से भी पास होना चाहिए I2, मतलब ये करंट पूरा जाने के बाद इधर चला गया, तो ये जो है ना ये बेकार का हो गया, क्योंकि इसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, ये सब हम लोग ने थ्योरी में पढ़ा था, तो बस इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। दैट इज ए और बी, कौन सा पॉइंट दिया है, ए और बी दिया है। ए और बी के बीच में अगर तुम देखोगे ना, एक रेजिस्टेंस तो ऐसे ही लगा हुआ है, कितना लगा हुआ है, 16 लगा हुआ है। ठीक है, ए और बी के बीच में, और बाकी अगर ऊपर देखोगे ना ये करंट सेम जा रहा है, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये करंट इधर नीचे से जा रहा है, ये करंट ऊपर से जा रहा है, ये ऐसे ही बैठा हुआ है, तो ये 4 सीरीज में हो जाएगा, तो 8 आ जाएगा। ये 4 और ये 4 मिला के 8 आ जाएगा, 4 और 4 मिला के 8 आ जाएगा, 4 और 4 मिला के 8 आ जाएगा। ठीक है, और नीचे भी देखो 4 मिला के 8 आ जाएगा, ये भी 8 हो गया। ठीक है, तो 8 8 8 और 16, तो फिर से सेम सर्किट ही बनाया पहले जैसा। 8 8 का आंसर निकाल लो, बस हो गया। 8 8 का तो 4 ही हो जाएगा ना, r/n। इधर पे 8 8 16 ना करके सिर्फ 8 8 का आंसर निकालो पैरेलल में। 8 8 का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4, क्योंकि 8 8 2 बार लगा हुआ है, तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, तो 8 8 का 4 आ गया, और 4 और 16 का निकाल लो, दैट इज rp, और rp क्या होता है, ऊपर इंटू और नीचे प्लस, नीचे प्लस करने से 20 आ जाएगा ना, और 4 से काटोगे तो 16/5 आ जाएगा, ऐसा ही कुछ आ जाएगा, देख लेना एक बार कैलकुलेशन। ठीक है, ऊपर में इंटू कर दिया और नीचे प्लस कर दिया, तो आंसर आ गया 16/5। देख लो एक बार, इजी है, अगर तुम्हें सिमेट्रिक रूल आता है तो इजी है, नहीं तो बहुत सोचना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करते हैं, दैट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए ए और बी के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए, तो आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये ए है हमारे पास
और ये हमारे पास B है। इनके बीच में हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। तो तुम्हें दिख रहा होगा मिरर लगाना है तो मिरर लगा सकते हैं, बट इधर पे फोल्डिंग लगाते हैं, आसान होता है फोल्डिंग। तो इधर पे तुम क्या करो, फोल्डिंग मतलब हमेशा किसके अबाउट निकालना है, फोल्डिंग मतलब हमेशा जिसमें बैटरी लगा हुआ है उसके अबाउट ही तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये फोल्डिंग सिमेट्री से हम लोग सॉल्व करने से आसान हो जाएगा हमारे लिए, इसलिए मैं इधर पे फोल्डिंग सिमेट्री यूज कर रहा हूं। तो फोल्डिंग सिमेट्री यूज करो इधर पे, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री यूज करने से तुम्हें इधर पे ये चीज तो क्लियर है कि इसको पूरा फोल्ड करके लगाना है। इसको अगर पूरा फोल्ड करके लगाओगे तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। ये आर का कुछ नहीं है, ऐसे ही रख दो इसको। तो मैं इधर पे आधा सर्किट बना सकता हूँ ना, फोल्डिंग में हमेशा आधा सर्किट बनता है क्योंकि आधा पैरेलल में चला जाता है। जैसे कि ये आर और ये आर, क्योंकि फोल्ड करोगे तो इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाता है, तो ये आर और ये आर इसमें आ जाएगा, पैरेलल में आ जाएगा। तो इधर से तुम क्या कर सकते हो, एक आर लगा सकते हो, एक्चुअली r/2 लगा सकते हैं, ठीक है। ये आर और ये आर भी कनेक्टेड है, तो इसमें से भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, r/2 इधर पे भी बन जाएगा, ठीक है। और अगर देखोगे ये आर और ये आर तुम्हारा क्या होगा, पूरा कनेक्ट होगा, तो ये r/2 तुम इधर पे लिख सकते हो, r/2 इधर पे लिख सकते हो, r/2 इधर पे लिख सकते हो। ये है तुम्हारा r, ये r है ना। और क्या है, ये जो फोल्डिंग लाइन में जो दोनों बैठा हुआ है उनको रखने दो, उनको ऐसे ही रहने दो, और रखना पड़ेगा हमें, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कुछ गलती नहीं किया है। तो उनको ऐसे ही आर और ये आर हो जाएगा। और इधर से अगर देखोगे इधर पे और एक आर लगा हुआ है और उसके बाद ये बी पॉइंट लगा हुआ है जिसमें तुम्हारा क्या है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा तुम्हारा सर्किट बन जाएगा, जहां पे अगर तुम देखोगे ना, ये इंटू ये करो, ये इंटू ये करो, ये इंटू ये इंटू ये, तो ये एक पुस्टनविज बन गया बैलेंस। तो ये r/2 को हटा दो, तो तुम्हारे पास जो नेक्स्ट सर्किट जो बचेगा, नेक्स्ट सर्किट में तुम देखोगे तो ये आएगा तुम्हारा r, क्या आएगा, ये r आएगा। और इधर से तुम्हारा आ जाएगा r/2, क्या आ जाएगा, r/2। और इधर से तुम्हारा कितना आ जाएगा, r/2। ये r/2 को हटा दो क्योंकि ये तो चला जाएगा, और इधर पे एक r आएगा, इधर पे भी एक r आएगा, और इस जगह में एक r आएगा, तो ये b पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दिख रहा है तुम्हें, इधर पे r/2 का r बन जाएगा, और ये r का ट्वाइस r बन जाएगा। तो इधर पे तुम देख सकते हो ये r है, और इस जगह में तुम देख सकते हो कि एक तुम्हारा r बन रहा है, ऊपर कितना बन रहा है, r बन रहा है, और नीचे अगर तुम देखोगे ना, ये बन रहा है ट्वाइस r, और ये फिर से इधर जाके r के साथ कनेक्ट होके ये पॉइंट है b, ठीक है। और इसको अगर अभी सॉल्व कर लोगे, r और 2r का तुम्हें पता है कि पैरेलल कितना आता है, r और 2r का जो इक्विवेलेंट आता है ना, वो आ जाता है तुम्हारा ऊपर इंटू नीचे प्लस, ठीक है। तो 2r/3 आता है, कितना आता है, 2r/3 आता है। तो इन दोनों को हटा के 2r/3 लगा दो, तो इधर पे a पॉइंट है, इधर r है, इधर 2r/3 है, और इधर पे r है, और ये भी है। तो ये सीरीज में आ गया, और सीरीज में तुम्हें पता है कि r सीरीज अगर करोगे, r सीरीज में सबको प्लस करना है, तो r प्लस 2r/3 प्लस r, तो ये आ जाएगा 2r प्लस 2r/3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8r/3, ठीक है। वेरी सिंपल, वेरी इजी, बट सर्किट ऐसा कॉम्प्लेक्स है, बट हमने इसको बहुत इजी वे से इसको सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें सिमेट्री लॉ आता था या तो सिमेट्री रूल आता था, तो इसके वजह से हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो तुम्हें अभी क्या करना है, तुम्हें पूरा चीज को अच्छे से देख के एक दो बार रिवाइज करने के बाद नेक्स्ट लेक्चर में जरूर आना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी अच्छा क्वेश्चन करेंगे, और साथ में हम लोग देखो अभी रेजिस्टेंस में है ना, हम लोग रेजिस्टेंस में, सर्किट सॉल्विंग में है, ठीक है। सर्किट सॉल्विंग एक बार खत्म होते ही हम लोग कोर्स को बहुत जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें यही इंपॉर्टेंट चीजें है कि सर्किट को कैसे सॉल्व करना है। अगर सर्किट ही सॉल्व नहीं कर पाओगे तो तुम आगे जाके कुछ फायदा ही नहीं होगा ना। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।